आज हम एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए, भारत में किसानों का आंदोलन चल रहा है, फार्मर्स के प्रोटेस्ट हैं। वो दिल्ली चलाने की मांग कर रहे हैं, दिल्ली चलो का उन्होंने नारा दिया है। उन्हें अलग अलग एरियाज़, बॉर्डर्स, जैसे कि पंजाब को हरियाणा से जोड़ने वाला जितने भी बॉर्डर्स हैं, चाहे वो शंभू बॉर्डर है, चाहे वो उधर से टिकरी बॉर्डर है, अलग अलग इलाकों पर उन्हें रोका गया है। लगातार उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ चंडीगढ़ में बैठकें भी चल रही हैं, बातचीत से मसला हल हो जाए इसके कोशिशें हो रही हैं। आज का लेक्चर हमारा क्या है? देखिए, किसी भी प्रोटेस्ट का मेन एजेंडा होता है लोगों में अवेयरनेस लाना। उसके वो रिजल्ट्स एग्जैक्टली निकलें या ना निकलें, जिन मांगों को लेकर के आंदोलनकारी चले होते हैं, ये उतना ज़रूरी नहीं, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि उनकी बात लोगों तक पहुँचे कि नहीं, लोगों में अवेयरनेस आई उस बात को लेकर के नहीं। वो इशू अगर एक नेशनल, स्टेट लेवल और जनता के स्तर पर अगर एक इशू है, एक कंसर्न है, जनता उस इशू से जुड़ी कि नहीं, ये बड़ा मुद्दा होता है। ऐसे में आज का हमारा लेक्चर मेरिट डीमेरिट्स पे नहीं जाने वाला, यानी कि ये एनालिसिस बेस्ड नहीं होने वाला। आज के लेक्चर में हम प्योरली इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि डिमांड्स क्या हैं फार्मर की एग्जैक्टली। मुझे लगता है इसको ही लेकर के बहुत सी अनसर्टेनिटीज़ हैं, इसको ही लेकर के बहुत सी क्लैरिटीज़ होने की ज़रूरत है अभी। द डिमांड्स ऑफ द फार्मर्स। फिर जब हम ये डिमांड्स बताएंगे तो वो डिमांड क्यों है उसकी थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग करेंगे कि अगर कोई डिमांड रखी है, वो डिमांड आपको लॉजिकली अंडरस्टैंड हो, कन्विंस हो आप उस डिमांड से, या नहीं भी कन्विंस हुए आप उस डिमांड से, उसके सराउंडिंग में थोड़ी सी डिटेलिंग। और थोड़ा सा आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि संघर्ष इतना क्यों हो रहा है, सरकार के लिए इतना सहज क्यों नहीं है उसे स्वीकार लेना, या सरकार क्या कह रही है। तो डिमांड्स, उन डिमांड्स के पैदा होने के पीछे की थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग, सरकार के एंड पर क्या कहा जा रहा है और उनको ये इतना कंफर्टेबल अफेयर क्यों नहीं लग रहा है, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग आज के लेक्चर में मेन डिमांड पे फोकस होगा। हम एक लेक्चर और बनाएंगे जिसमें हम पूरा एनालिसिस रखेंगे, एनालिसिस पे भी एक एक्सक्लूसिव लेक्चर लेकर के आएंगे। 2 लाने पड़े तो 2 लाएंगे। आज पहले डिमांड्स बताएंगे। तो हमारी हेडिंग ही है फार्मर्स डिमांड्स, और शुरुआत में ही मैंने लिख दिया एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और फिर मैंने लिखे हैं वो फैक्टर्स जिन फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है एमएसपी डिसाइड करते समय, और फिर मैंने वो सारे फैक्टर्स आपके सामने लिखे हैं। हम आएंगे इस तरफ, पहले हम कुछ बातों की डिस्कशन कर लें। फार्मर्स की कई डिमांड्स हैं, जिन डिमांड्स में एक डिमांड है कि एमएसपी पर लॉ बनाया जाए। उन्हें एमएसपी पर क्या चाहिए? लॉ, जिससे उनको लगता है कि उन्हें एमएसपी पर गारंटी मिल जाएगी, माने उन्हें गारंटीड एमएसपी की अश्योरेंस हो जाएगी क्योंकि लॉ बन जाएगा, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है, ये एक डिमांड है उनकी, दिस इज वन डिमांड। कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, कैसे तय होता है, मैं बताऊंगा सारा, घबराओ मत। हम उसी में ज़्यादा डीप जाने वाले हैं, इसलिए पॉइंट्स ना छूट जाएं, इसलिए पहले मैं पॉइंट लिख रहा हूँ कि फार्मर कह रहा है कि एमएसपी पर कानून बना दीजिए, मुझे गारंटीड एमएसपी की अश्योरेंस हो जाए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरा फार्मर की डिमांड है कि जो एमएसपी जो डिसाइड की जाती है, इसे डिसाइड करने के लिए आप स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में जो फॉर्मूला है वो फॉलो करिए। और वो फॉर्मूला किसान कहता है C2 प्लस 50% का फॉर्मूला है। तो किसान कह रहा है अपने आंदोलन में कि एमएसपी डिसाइड करते समय आप स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट फॉर्मूले को यूज़ करिए, जो C2 प्लस 50% का फॉर्मूला है। C2 प्लस 50% फॉर्मूला क्या है सारा बताऊंगा, अभी समझाऊंगा सारा।
ये दो बड़ी मांगे हैं किसान की जो एमएसपी से जुड़ी हैं। एक में वो कह रहा है कि कानून बनाइए, गारंटीड एमएसपी दीजिए, और दूसरे में वो कह रहा है कि एमएसपी जब तय की जा रही है तो स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसका जो फॉर्मूला है C2+50% उसको फॉलो करिए। जो सरकार इस समय A2+FL फॉर्मूला फॉलो करती है वो नहीं, ये वाला फॉर्मूला फॉलो करिए। A2+FL क्या है वो भी बताऊंगा। तीसरी चीज़ मांग में जो एक महत्वपूर्ण मांग उभर के आई है वो मांग ये है कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है मनरेगा, इसमें जो मौजूदा समय में 100 डेज़ का वर्क आप देते हैं, जो वर्क डेज़ हैं वो कितने होते हैं मनरेगा में 100। तो फार्मर्स कह रहे हैं कि इसको बढ़ा करके 200 डेज़ कर दीजिए, 200 डेज़ तक ले जाइए आप इसे, 100 से 200 कर दीजिए, दुगना कर दीजिए। और जो वेजेस हैं, जो वेजेस मिलेंगे इसमें वो 700 रुपीज़ होने चाहिए, 700 रुपये आप कर दीजिए। अभी कितने मिलते हैं कितने नहीं मिलते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ये उनकी मांग है, मनरेगा के तहत ये करिए। किसानों की ये मांग है कि चाहे फार्मर हैं, चाहे मैं यहाँ पे मजदूर शब्द, किसान मजदूर दोनों शब्द ऐसे इस्तेमाल करूँगा। फार्मर से आप किसान जानते ही, मजदूर के लिए मैं एग्रीकल्चर लेबरर की जगह मजदूर ही यूज़ कर रहा हूँ, आप समझ जाए हैं। वो कह रहे हैं कि फार्मर के लिए और जो खेती बाड़ी मजदूर हैं उसके लिए द एग्रीकल्चर लेबरर, वो कह रहे हैं इनके लिए जब ये 60 ईयर्स और उससे अबव हो जाएं तो एक पेंशन योजना लाई जाए, जिस पेंशन योजना के तहत ₹10,000 मंथली इन्हें पेंशन दी जाए। तो ₹10,000 मंथली पेंशन की मांग है कि जो भी सीनियर सिटीजन हो जाए, किसान मजदूर, उनको 10,000 रुपया मंथली पेंशन मिलना चाहिए। ये उनकी मांग है मंथली पेंशन की। अगली उनकी जो बड़ी मांग है वो ये है कि जो इस समय फसल बीमा योजना है, ये फसल बीमा योजना का जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, जो इसकी जिम्मेदारी है, इसकी वर्किंग, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, यानी कि इसका जितना भी भार है वो सरकार थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व ना करे, सरकार अपने से करे। शुड बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ। मतलब सरकार थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनियों को एंगेज करके ये ना करे, अपने बूते चलाए फसल बीमा योजना, खुद से चलाए फसल बीमा योजना। ये उनकी मांग है कि वो थर्ड पार्टियां भुगतान नहीं करती हैं, हमें परेशान करती हैं, सरकार को दिए योजना चलाए, ऐसा वो कह रहे हैं। छठा उनकी एक बड़ी मांग है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार एग्रीकल्चर को एग्जम्प्ट कर दे, इसमें एग्रीकल्चर को इससे मुक्त करा दे। मतलब भारत सरकार WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, बट एग्रीकल्चर के मुद्दे को बाहर रखे, उसमें एग्रीकल्चर का मुद्दा डिस्कस नहीं होगा। किसी भी तरह के जो FTAs हैं, यानी कि किसी भी तरह के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, चाहे वो खेती के लिए लाभदायक ही क्यों ना हो, ऑल टाइप ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स वो सारे के सारे एबोलिश किए जाए। एग्रीकल्चर की फील्ड में जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं सारे एबोलिश किए जाएं। एग्रीकल्चर को WTO की बातचीत से एग्जम्प्ट कर दीजिए, एग्रीकल्चर की डिस्कशन नहीं होनी, उसको बाहर कर दीजिए। ये उनकी मांग है। उनका कहना है कि 2020 से 2021 के बीच में जो प्रोटेस्ट हुए थे, जो 3 लॉज लाई थी उस समय में केंद्र सरकार खेतीबाड़ी से जुड़े, उनके अगेंस्ट, उन प्रोटेस्ट के दौरान जितने भी लोगों की उस समय में डेथ हुई थी, जो मर गए थे प्रोटेस्ट के दौरान,
उन सब के लिए कॉम्पनसेशन इशू किया जाए, कॉम्पनसेशन तय किया जाए। तो उनके लिए कॉम्पनसेशन की मांग है। ठीक है। इसके अलावा 8वां, जितने भी तब से लेकर के अब तक जितने भी लोगों पर किसानी संघर्ष से जुड़े हुए मामले दर्ज हुए हैं, FIRs हुई हैं, पर्चे दर्ज हुए हैं, केसेस हुए हैं, वो सारे के सारे कैंसिल किए जाएं, सारे के सारे रद्द किए जाएं। सबको कैंसिल करिए, रद्द करिए। ठीक है, सबको छोड़ दीजिए, ख़त्म करिए। इसके अलावा उनकी मांग है कि लखीमपुर खीरी केस जो हुआ था, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर जगह है, वहाँ पे किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि जो केंद्र सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री में, उनके जो बेटे हैं उस गाड़ी में सवार थे और किसान सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, गाड़ी रौंदते हुए चली गई। तो वो कह रहे हैं कि वो जो लोग लखीमपुर खीरी का जो केस हुआ था, उसमें जो पत्रकार और जो किसान की जो डेथ हुई है, जो मारा गया है, एक तरह से वो कहते हैं इनका मर्डर हुआ है, उनको एक तो जस्टिस दिलाना है, उनको न्याय मिले, फिर कॉम्पनसेशन भी मिले, नौकरी मिले। इन चीज़ों की मांग कर रहे हैं कि जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें सज़ा मिले, न्याय मिले, जो विक्टिम्स हैं उन्हें न्याय मिले, अक्यूज्ड को सज़ा मिले और विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन भी मिले। ये भी होना यहाँ पर ज़रूरी है। किसानों की मांग है कि जो पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, ओवरऑल उसमें से एग्रीकल्चर को उससे बाहर किया जाए, एग्रीकल्चर को एग्जम्प्ट किया जाए। पॉल्यूशन के नियमों, पॉल्यूशन कंट्रोल नियमों के अधीन एग्रीकल्चर नहीं आएगा। इसके तहत जो स्टबल बर्निंग के केसेस होते हैं, तो उसके तहत जो पर्चा किया जाता है, केसेस किए जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां ना खड़ी हों, वो सब कैंसिल किया जाए। तो पॉल्यूशन कंट्रोल से एग्रीकल्चर को एग्जम्पशन दे दी जानी चाहिए, उसको ख़त्म किया जाए। ओके, मोटा मोटी इन मांगों को लेकर के किसान आंदोलन की ओर जा रहे हैं। इतनी बात समझ आई? चाहे वो WTO से खेतीबाड़ी को निकालना हो, लखीमपुर खीरी केस में न्याय की बात हो, कॉम्पनसेशन की बात हो, चाहे वो FIR और केसेस जितने भी किसानों पर दर्ज हुए हैं उन्हें हटवाना हो, जो लोग प्रदर्शनों में मारे गए हैं उनके लिए कंपनसेशन की बात है, फसल बीमा योजना सरकार खुद से चलाए इसकी बात है, किसानों को और मजदूरों को 60 बरस या उससे ऊपर हो जाने पर 10,000 मासिक पेंशन मिले मंथली, इसकी बात है, मनरेगा के वर्क डेज 100 से बढ़ के 200 हो जाएं, वेजेस 700 रुपये हो जाएं, इसकी बात है। MSP स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से डिसाइड हो, दैट इज C2 + 50% फार्मूला, और MSP पर एक लॉ आए जो गारंटेड MSP की बात करेगा, और पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट से एग्रीकल्चर को आप एग्जम्पशन दे दीजिए। फिलहाल इतने पॉइंट मेरे ध्यान में आ रहे हैं, कोई आएगा तो मैं बीच में लिख दूंगा। ये इतनी कहानी। अब हम इसकी सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 पॉइंट MSP से एसोसिएटेड है, तो पहले इन्हें डिस्कस, हाँ मुझे याद आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है सरकार वापस ले, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 सरकार वापस ले, यानी कि इसको एबोलिश किया जाए, ख़त्म किया जाए। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल मंजूरी ना मिले, उसको वापस ले लिया जाए। क्यों है ये मांग, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। तो ये कुछ मांगे हैं जो किसानों की। हाँ, एक और मांग याद आ गई, दैट इज डेट वेव किया जाए, डेट वेवर आए, किसानों का कर्ज माफ़ हो जाए, ये भी एक मांग है। तो ये सारी मांगे हैं किसानों की। और भी कोई याद आएगी तो मैं लिख दूंगा। ओके, हम मेमोरी बेसिस पे कर रहे हैं, धीरे धीरे कई बार कोई चीज़ याद आ जाती है। वैसे कोशिश कर रहे हैं कि सारा कवर करके चले। आगे बढ़े, आप MSP से शुरुआत कर लेते हैं। MSP नाम से सुन रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यहाँ पे लिखा भी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखिए ऐसा होता है कि जब भी कोई क्रॉप जो है उसका सोइंग, उसकी बिजाई से पहले ही, बिफोर सोइंग या एट द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ सोइंग, यही भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि क्या बिजाई के बाद MSP आता है, तो फिर तो क्लैरिटी नहीं होगी किसान को कि इस फसल पे MSP है या नहीं, या कितना है, तो फिर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी फील ही नहीं होगी, उस फसल को बीजेंगे ही नहीं। इसलिए बिजाई से पहले MSP आ जाती है।
ख़ास तौर पर दो फसलें, खरीफ की फसलें जिनको समर में सो किया जाता है, बीजा जाता है, और ये विंटर में हार्वेस्ट होती है, इनकी कटाई विंटर में होती है। ठीक है, ये खरीफ की फसलें होती हैं, KHARIF। फिर दूसरी रबी की फसलें होती हैं, इनका विंटर में इनका सोइंग सीज़न होता है, सो की जाती है, बिजाई होती है, और समर में ये हार्वेस्ट की जाती है। तो खरीफ और रबी की फसलें सो करने से पहले ही सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा कर दी जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई? इससे क्या क्या समझ आया? मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा से क्या क्या हो जाएगा? एक तो किसान को एक अश्योर्ड वैल्यू दिख जाएगी कि मेरी फसल की इतनी कीमत मुझे मिलने वाली है, माने कि मिनिमम इतना प्राइस तो मुझे मिलने ही वाला है। तो वो ये तय कर पाएगा कि उसे वो फसल लगानी है कि नहीं लगानी, है ना। इसके बाद गवर्नमेंट क्या अश्योर करेगी? गवर्नमेंट अश्योर करेगी कि वो फसल देश के लिए बहुत ज़रूरी है अनाज के रूप में, तो वो फसल लगे, रिस्क ना हो जाए कहीं, वो फसल लगे। नेशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो वो फसल लगे, इसके लिए अश्योर्ड वैल्यू ऑफर की जाती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रूप में। ओके, तो फसल का लगना इंश्योर हो जाता है इससे। दूसरी तरफ उस फसल की पैदावार भी और बढ़ती जाती है, क्योंकि फिर वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफर कर रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिक्योर फील कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस फसल को अपना रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होने लग जाती है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़, सरकार के द्वारा सब्सिडाइज्ड रेट पर कल्याणकारी योजनाओं के तहत जिनको भोजन मुहैया कराना है, तो सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे जनतक वितरण प्रणाली कहते हैं, या पंजाबी में जनतक वंड प्रणाली, तो जनतक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS सिस्टम के तहत अनाज ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचाती है। और इसके लिए फेयर प्राइस शॉप्स ओपन की जाती हैं, FPS राशन की दुकानें, वहाँ से वो अनाज मिलता है, आपके पास कार्ड होते हैं। तो उसके लिए सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से वो अनाज प्रोक्योर कर लेती है। सरकार फूड सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए बफर स्टॉक भी मेंटेन करती है। सरकार लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए, भुखमरी को ख़त्म करने के लिए, जन कल्याण करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस भोजन का बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये किलो के हिसाब से लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, टारगेटेड मैनर में। इट इज़ अ टारगेटेड PDS सिस्टम। जो ग्रुप्स क्वालिफाई होते हैं इसके लिए, वो अनाज लेने के लिए उनको दिया जाता है। ओके, दैट इज़ द सिस्टम। अभी सरकार कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को हम ये वितरण कर रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। ओके, तो इस तरह से MSP फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करती है। फसल की मात्रा, सुनिश्चित मात्रा, हमारे देश में अच्छी खासी मात्रा बनी रहे, इस चीज़ को इंश्योर करती है। किसानों को एक निश्चित मूल्य मिलता है, उनकी इनकम सिक्योर होती है, और जनता तक भोजन पहुंचता है। गरीबी, भुखमरी, जन कल्याण, गरीबी दूर होती है, भुखमरी दूर होती है, जन कल्याण हो सकता है, पिछड़ापन दूर होता है, और अर्थव्यवस्था को प्रगति मिलती है। ये सारी चीज़ें होती, इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है, प्रोग्रेस होती है। ये सारे उद्देश्य होते हैं एक सरकार के ऐसी योजनाएं लाने के पीछे। MSP इसी के तहत, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत ही काम कर रही है। अब MSP एग्जीक्यूट कैसे होती है, देखिए ध्यान से। सपोज करिए कि सरकार ने, मान लीजिए सरकार ने 2200 रुपीज़, 2200 पर क्विंटल सरकार ने इशू कर दिया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द वीट। तो अब किसान क्या करेगा? किसान मंडियों में जाए, अगर उसे 2201 रुपया मिल रहा है, या 2250 रुपये मिल रहे हैं, या 2300, वट एवर बी द अमाउंट अगर उसे मिल रहा है, तो वो मंडी में जाके बेचे, अपना अनाज बेच ले। 2300, 2400, 2500 रुपये, जितने भी रेट पे बिक रही है बेचे। लेकिन मान लीजिए कि उसे मंडी में ये दिख रहा है कि 2200 रुपये से नीचे ही बिक रही है, 2200 रुपये से ऊपर कोई नहीं उठा रहा, या 2200 रुपये पे भी कोई नहीं उठा रहा। उसके पास ऑप्शन है, सरकार खरीद करेगी 2200 रुपये पे, क्योंकि सरकार ने अश्योरेंस दी है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये रहेगा 2200 रुपये, और हम खरीद करेंगे। इसके तहत वो MSP पर वही अनाज सरकार को दे देगा। सरकार के बिहाफ पे मेजॉरली फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, खरीद करती है। ओके, इस तरह से MSP काम करता है कि किसान को बाजार में अगर मूल्य नहीं भी मिला, तो जो MSP किया गया था तय, उसको वो मिल गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल गया। इतनी बात समझ में आई?
अभी मौजूदा समय में कुल 23 फसलों पर, जिसमें सीरियल्स हैं यानी कि फूड ग्रेन्स, जिसमें पल्सेस हैं, पल्सेस आ जाती हैं, जिसमें कॉटन, जूट, कोपरा यानी कि छिला हुआ नारियल, और जिसमें कई तिलहने आ जाते हैं जैसे कि मस्टर्ड, रेपसीड, उसके बाद आपका मस्टर्ड ऑयल माने सरसों का तेल, ये सारी चीज़ें, मतलब फूड ग्रेन्स, पल्सेस, ऑयल्स एंड ये फसलें जैसे कि मैंने अभी नाम बताया, जिनमें खोपा यानी कि कोपरा नारियल का, जैसे कि जूट, जैसे कि कॉटन, ये फसलें इसमें आ जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा एक प्राइसिंग है जो गन्ने को मिलती है, और वो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस होते हैं। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस होते हैं, वो गन्ना मिल भुगतान करती है गन्ना किसानों को। सरकार की भी उसमें भूमिका होती है, कभी हम उसे भी डिटेल में समझेंगे। इस तरह से टोटल 23 क्रॉप्स जो हैं उन पर एमएसपी इशू की जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। 23 फसलों पर एमएसपी इशू किया जाता है। बताया जाता है कि इन फसलों की एमएसपी रहने वाली है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये है। बट अब इसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि जिन 23 फसलों पर एमएसपी आता है, क्या सरकार बाउंड है उन फसलों पर एमएसपी इशू करने के बाद उस रेट पर वो फसलें उठाने के लिए? उस रेट पर फसलें उठाने के लिए क्या सरकार बाउंड है? इस पर यह समझना ज़रूरी है कि एमएसपी इशू कर दिया जाता है, वो एक चीज़ है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इशू कर दिया जाता है, लेकिन उस कीमत पर सरकार उठाएगी वो अनाज, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या सरकार को उस अनाज की आवश्यकता है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत सरकार को आवश्यकता क्या है? गेहूं की, वीट की, पैडी की आवश्यकता रहती है, और एक आधी दाल की। तो वीट और पैडी तो एमएसपी के तहत उठ जाता है, क्योंकि सरकार को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसकी नीड है, उसकी यूजेज है। आई बात समझ में? वो पीडीएस के वाया आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है सरकार ने, तो एमएसपी पर उठा लिया जाता है। लेकिन बाकी फसलों पर एमएसपी तो घोषित होती है, लेकिन किसानों को वो एमएसपी मिलती नहीं है, क्योंकि एमएसपी आ गई है पर उठाई नहीं गई वो फसल उस कीमत पर, और बाज़ार में भी उसकी कीमत सही बनी नहीं। उठाई इसलिए नहीं गई क्योंकि सरकार उस फसल को प्रयोग में नहीं ला रही, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का वो हिस्सा नहीं है। आई बात समझ में? वो हिस्सा नहीं है। इतनी बात क्लियर? इसीलिए अच्छा, दूसरी बात, फसल जब उठाई जाती है तो ऐसा भी नहीं है कि सबकी फसल उठाई जाएगी। फसल उठाने के लिए एक कंडीशन होती है कि फसल में नमी उतनी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी उतनी होनी चाहिए। तो मॉइस्चर का और क्वालिटी का पैरामीटर्स डिसाइडेड होते हैं। अगर आपकी फसल उस पैरामीटर पर क्वालिफाई हो रही है, एलिजिबल है, तो ही फसल उठाई जाएगी, वरना वो टेस्ट अगर नहीं पार करती तो फसल उस एमएसपी रेट पर उठाई नहीं जाती है। तो एक तो क्वालिटी, मॉइस्चर कंटेंट का ध्यान रखना है, और दूसरा जो फसलें पीडीएस के वाया गवर्नमेंट यूटिलाइज कर रही है, मेजॉरली वही फसलें उठाई जाती हैं। बाकी फसलों पे एमएसपी तो घोषित हो जाता है, बट राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों उसे उठाते नहीं हैं कई बार। इतनी बात समझ आई? किसान वैसे ही रह जाता है। ऐसे में किसान ये कहता है कि उसके पास किसी तरह की कोई लीगल राइट नहीं है, उसके पास कोई लीगल राइट नहीं है कि वो कहीं कोर्ट में जा सके, अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सके कि देखिए ये मेरा एक लीगल राइट है कि एमएसपी जारी की गई लेकिन फिर भी मेरी फसल उठी नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, 2005 से पहले हमारे देश में अलग अलग राज्यों में और केंद्र सरकार के स्तर पर रोजगार से जुड़ी हुई कई योजनाएं थी, एम्प्लॉयमेंट से एसोसिएटेड। देयर वर मैनी प्रोग्राम्स, देयर वर मैनी पॉलिसीज। ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे प्रोग्राम्स थे, वो सारी की सारी पॉलिसीज थी, वो सारी की सारी स्कीम्स थी। तो कोई स्कीम है, कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये दिक्कत की बात हो जाती थी। आप अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, नहीं है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं होती थी, नहीं खटखटा पाते थे। लेकिन 2005 में रोजगार से जुड़े इन प्रोग्राम के लिए एक कानून लाया गया, दैट इज नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। वर्ड है गारंटी एक्ट, जिसे बाद में नाम जोड़ा गया महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। ये 2005-6 के दौरान हुआ। अब मनरेगा के तहत क्या है कि गारंटी मिल गई है 100 दिन के काम की, वो काम की गारंटी है। उसके तहत अगर आप अपने आप को पंजीकृत कराते हैं, रजिस्टर कराते हैं कि मुझे काम करना है, तो उसमें समय सीमा बनाई गई है कि अगर इतने दिन के अंदर फिर आपको काम नहीं मिलेगा तो बेकार बैठे हैं तो उसका भत्ता मिलेगा, आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। कौन देगी? सरकार देगी, क्योंकि आपने काम मांगा, रजिस्टर कराया खुद को, और 15 दिन, जैसे मान लो 15 दिन का समय रखा कि काम दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो अब सरकार को आपको फिर कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि गारंटी हो गई ना। अब ये कोई प्रोग्राम नहीं है ना, अब ये तो गारंटी एक्ट है, कानून बन गया ना इसका। ऐसे ही किसान कह रहा है कि एमएसपी जो है अभी एक स्कीम है, सरकार की एक योजना है, कोई पॉलिसी है, कोई स्कीम है, कोई प्रोग्राम है, ये कोई कानून नहीं है। ऐसे में हमें इसकी गारंटी दो कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, दो तरह से इसकी गारंटी नहीं है। एक, कल को कोई भी सरकार या यही सरकार, जो भी मौजूदा सरकार है वो, या कोई भी और जो सरकार आएगी, हो सकता है एमएसपी देना बंद कर दे, हो सकता है सरकार पर डब्ल्यूटीओ का या किसी संस्था का दबाव हो और वो कहें कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आप जो अनाज दे रहे हैं ज़रूरतमंद लोगों को, वो ओपन मार्केट से उठाइए और उनको जिस सब्सिडाइज रेट पे देना है आप दीजिए, लेकिन आप उसको उठाने के लिए किसानों को एमएसपी नहीं देंगे, क्योंकि एमएसपी एक तरह की सब्सिडी है जो आप किसानों को दे रहे हैं सपोर्ट प्राइस के तौर पर। इससे जो फ्री मार्केट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है कि मुक्त बाजार होना चाहिए, कि फेयर कंपटीशन हो, सभी मुल्कों के किसान मार्केट में आके फ्रीली कॉम्पीट करें, वो वायलेट होता है। डब्ल्यूटीओ हो सकता है ये कह दे सरकार को कि फ्री मार्केट कंपटीशन सिस्टम वायलेट हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई का जो फ्री रिलेशन है वो वायलेट हो रहा है, क्योंकि आपके किसान को आप आकर के समर्थन मूल्य दे रहे हैं, आप इसे ख़त्म करिए। तो हो सकता है कोई भी सरकार इसे ख़त्म कर दे। एक तो इस कॉन्टेक्स्ट में फार्मर सिक्योरिटी चाहता है कि एक्ट ले आइए, इसको एक्ट बना के गारंटी करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि किसान ये कह रहा है कि जिन 23 फसलों पर आप एमएसपी लाएंगे उसमें वो कुछ और फसलें भी ऐड कराना चाह रहा है, तो फिर जब सारी फसलें ऐड हो जाएंगी तो उस सब पर जो एमएसपी आएगी वो सारे एमएसपी दे करके वो क्रॉप्स लिफ्ट की जाएंगी। दूसरी गारंटी वो इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है कि जब एक्ट आ जाएगा फिर एमएसपी सिर्फ और सिर्फ एक मूल्य के रूप में कोई घोषणा नहीं होगी, सरकार बाउंड होगी कि उसको उस प्राइस पर वो क्रॉप लिफ्ट करनी ही है, अगर फार्मर की वो क्रॉप बाजार में नहीं बिक रही है तो। समझ में आ गई बात? तो वो दो तरह से गारंटी चाह रहे हैं, एक तो समय के तहत, टाइम के तहत गारंटी चाह रहे हैं कि कल परसों या किसी भी समय में एमएसपी ख़त्म नहीं हो जाए, और दूसरा वो इसे एक घोषणा से आगे जाकर के एक गारंटी की तरह मान रहे हैं कि जितनी क्रॉप्स पर एमएसपी आएगी फिर वो क्रॉप एमएसपी में कवर होंगी और वो क्रॉप्स एमएसपी के तहत उठाई जाएंगी, वो ली जाएंगी, प्रोक्योर की जाएंगी। ठीक है, तो हम दालें भी उगाएंगे, सारी चीज़ें डेवलप करेंगे, फिर किसान पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा, ऐसा किसान कह रहा है। ये है एमएसपी की कहानी। किसान इसलिए ये मांग कर रहा है, वो कहता है कि हम दाल नहीं उगा रहे क्योंकि रिस्क है। क्रॉप रिस्क इस बात का है कि मंडी में उठे या ना उठे, इस बात का रिस्क है। हम कई तरह के ऑयल्स नहीं उगा पा रहे उनसे जुड़ी हुई फसलें क्योंकि रिस्क है, कीमतों का रिस्क है, खर्चा बहुत आ जाता है, ये सारे रिस्क हैं हमारे। अगर हमारे ये रिस्क ख़त्म कर दिए जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम उगाएंगे ये सब चीज़ें, वो ये कहते हैं। तो इस तरह से हमने एमएसपी को यहाँ पर देखना है। अच्छा, अब आता है कि किसानों की दूसरी मांग, लॉ तो मांग लिया, गारंटी तो उन्होंने मांग ली, वो ये कहते हैं, किसान ये कहते हैं कि अब एमएसपी जो तय की जाएगी वो भी ये हम आपसे चाहते हैं कि इस फॉर्मूले के बेस पे तय हो। एमएसपी डिसाइड करने के लिए भी ये फॉर्मूला यूज़ करें, C2+50% फॉर्मूला यूज़ करें। इससे पहले सवाल पड़ा होता है एमएसपी कौन डिसाइड करता है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ हु। तो हु में एक पहला सवाल ये है कि एमएसपी डिटरमिन करने का काम किसके पास है, डिटरमिन कौन करता है? तो कोई ना कोई एक्सपर्ट बॉडी होनी चाहिए। तो एक एक्सपर्ट बॉडी है, इसे आप एक्सपर्ट पैनल कह सकते हैं। ये एक्सपर्ट पैनल किसके अंदर बना हुआ है?
ये एक्सपर्ट पैनल बना हुआ है मिनिस्ट्री के अंदर। कौन सी मिनिस्ट्री है ये? मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। किसान कल्याण और कृषि मंत्रालय जो है ना, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो है उसके अंदर एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी या एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक पैनल है, एंड दैट पैनल इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? CACP। दैट पैनल इज CACP। CACP का फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ओके, तो CACP ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का हिस्सा है, उसी के अंडर आता है। ये एक एक्सपर्ट बॉडी है, ये एक्सपर्ट पैनल है। और ये कैसे बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर? CACP का जन्म 1965 में हुआ, और 1965 में जब इसका जन्म हुआ तो इसका शुरुआती नाम था एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन। फिर 1985 में इसका नाम बदला और इसका नाम हो गया CACP 1985 में। और ये स्टैट्यूटरी एक्सपर्ट पैनल है, यानी कि ये वैधानिक एक्सपर्ट पैनल है। स्टैट्यूटरी मतलब स्टैट्यूट बुक में इससे जुड़ा हुआ कानून दर्ज है, तो ये लॉ ला करके बनाया गया एक कमीशन है, उन्हें हम स्टैट्यूटरी बॉडीज बोलते हैं। सो इट इज अ स्टैट्यूटरी एक्सपर्ट पैनल पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, and it is responsible to determine or to contribute to the committee, जिसका नाम अभी मैं लूँगा, about the MSP। इसको डिटर्मिन करना है MSP, इसी को कंट्रीब्यूट करना है MSP के कॉन्टेक्स्ट में, प्रपोजल रिकमेंडेशन देना है कि MSP कितना रहना है। तो MSP तय करने का काम, MSP डिटर्मिन करने का काम, MSP के विषय में रिकमेंडेशन देने का काम कौन करता है? CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ओके, इतना समझ में आ गया? अच्छा, फिर ये सुझाव किसको देगा, इसका सुझाव किसको जाएगा? तो MSP को फिर इंप्लीमेंट कौन करता है? MSP को अप्रूव कौन करता है? MSP को एग्जीक्यूट कौन करता है? तो अप्रूव करना, इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना, ये कौन करता है? इसको करने का काम करती है CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। CCEA चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एक कैबिनेट की कमेटी होती है इकोनॉमिक अफेयर्स को लेकर के, जितने भी इकोनॉमिक अफेयर्स है उनसे जुड़ी हुई कैबिनेट कमेटी, उसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो CACP की, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस की रिकमेंडेशन अबाउट द MSP CCEA के पास जाती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इनके पास जाती है। तो फिर ये उस MSP रिकमेंडेशन को अप्रूव करते हैं और देश भर में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो CCEA वो संस्था है जो MSP देश में लागू करती है, एग्जीक्यूट करती है, इम्प्लीमेंट करती है। और CACP वो संस्था है जो MSP रिकमेंड करता है, MSP डिटरमिन करता है। इतनी बात समझ में आ गई? दोनों इंस्टीट्यूशंस के रोल समझ में आ गए आपको? चलिए, वेरी गुड। और CACP किन बातों के आधार पर तय करता है कि कितना होगा MSP? उसके लिए वो इन बातों पर ध्यान देता है। सबसे पहले फैक्टर, देयर आर मेनी फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इज डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स ऑफ द कमोडिटी। जैसे देश में बेसिक हमारे सर्वाइवल के लिए ही वीट एंड पैडी की डिमांड इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। ओके, अगर इसकी सप्लाई थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे हुई तो लिटरली ये एक बड़ा डेंट हो जाएगा टू द फूड सिक्योरिटी। इट विल बी अ वेरी बिग डेंट टू द फूड सिक्योरिटी। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू असरटेन फर्स्ट। ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप ये जानें कि उस कमोडिटी की डिमांड एंड सप्लाई सिनेरियो क्या है मार्केट के अंदर।
ये जांचने के लिए कि बहुत ज़्यादा अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम होगी देश में इस चीज़ की, तो कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो जाए। फिर ये कोई बहुत असेंशियल कमोडिटी तो नहीं है, अगर डिमांड गिर गई, डिमांड बहुत है और सप्लाई कम है, तो कहीं गरीबी भुखमरी के काम में जो हम काम कर रहे हैं वो सारा बिखर ना जाए। फिर कितनी सारी इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड है, ये बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स को देखा जाता है एमएसपी तय करते समय। ठीक है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही के कॉन्टेक्स्ट में अभी सरकार जो ऑफर कर रही है वो A2+FL फॉर्मूला है, और जो किसान मांग रहे हैं वो C2+50% है। तो किसी भी स्पेसिफिक क्रॉप से एसोसिएटेड उसकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको तो ध्यान में रखना ही एमएसपी बनाते समय। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द स्पेसिफिक क्रॉप। ओके। नेक्स्ट, ट्रेंड्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें क्या चल रही हैं उस चीज़ की, राष्ट्रीय स्तर पर उसकी कीमतें क्या चल रही हैं, ये चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है। हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिरी हुई हों, आपने कीमत बहुत बढ़ा के रख दी एमएसपी, या राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बहुत ज़्यादा हों, आपने एमएसपी बहुत कम रखा है, ऐसे में तो बाज़ारों में ही वो जाएगी चीज़, आपको तो मिलेगी नहीं, तो आप कैसे अपनी पीडीएस सिस्टम को सर्व करेंगे। या हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बहुत बेहतरीन चल रही हैं उस प्रोडक्ट की, आपके बाज़ार में भी कीमत गिरी है, आप एमएसपी में भी कम कीमत ऑफर कर रहे हो, तो किसान उस चीज़ को एक्सपोर्ट करेगा। फिर कल को एक्सपोर्ट बैन लगाने पड़ते हैं, उन कमोडिटीज़ को एक्सपोर्ट होने से रोकना पड़ता है ताकि आपके देश में उस चीज़ की कमी ना आ जाए, है ना, कहीं एक्सपोर्ट ना होने लग जाए। किसानों की ये भी आपत्ति है कि एक तो हमें मजबूर किया जाता है कि एमएसपीज़ इतनी कम रखी जाती हैं, दूसरा जब हमें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से अच्छी कीमत मिलने लगती है तब सरकार सप्लाई को इंश्योर करने के लिए एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा देती है। चाहे वो पीछे चावल पर बैन लगाया था रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, चाहे वो ओनियन पर बैन लगाया था जब ओनियन महंगे हुए, चाहे फिर वो टमाटो पर लगाया गया था। ये सारे बैन किसान कहते हैं कि हमें फ्री मार्केट का फिर फ़ायदा क्यों नहीं लेने देते। ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो मतलब डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट के में प्राइजेस क्या हैं, उसके ट्रेंड्स को भी ध्यान में रखना, स्पेसिफिक क्रॉप से एसोसिएटेड कॉस्ट क्या आ रही है प्रोडक्शन की, ध्यान में रखना, वो पर्टिकुलर जो कमोडिटी है उसकी डिमांड एंड सप्लाई का डायनेमिक्स क्या है उसका ध्यान रखना। इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, फसलों के बीच में जो प्राइसेस हैं उनकी भी एक पैरिटी बना करके रखना। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कीमतें आप ऑफ़र कर रहे हैं तो फिर अल्टीमेटली उसी क्रॉप की तरफ सारे किसान चले जाएंगे तो दूसरी क्रॉप्स गिर जाएंगी एकदम से। फिर आपको वो चीज़ें मुहैया कराने के लिए अपने देशवासियों को बहुत पैसा खर्चना पड़ेगा, इंपोर्ट करानी पड़ेंगी। आपकी फूड सिक्योरिटी के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी भी हैम्पर हो सकती है, आप डिपेंड हो जाएंगे किसी पे। या ये भी नहीं है कि किसी फसल की कीमतें बहुत ज़्यादा ही कम ऑफ़र कर रहे हैं आप, तो भी किसान डिमोटिवेट हो गया, उसे उगा नहीं रहा है कि नहीं। तो प्राइस पैरिटी चेक करना होता है, इंटर क्रॉप फसल से फसल के बीच में कीमतें। टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर। अब तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर, जितना भी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो अल्टीमेट इनपुट कहाँ से पाता है, एग्रीकल्चर ही से रॉ मटेरियल आता है सारा। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो सारा कॉटन से आएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो जूट से ही आएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो सारा जो नारियल का सारा जो निकलता है सराउंडिंग रेसिन जितना भी उसी से आएगा। आप बस इमेजिन करिए इससे, जितनी भी जूस हैं, जितनी भी ब्रेड है, जितने भी बिस्किट्स हैं, कुरकुरे, वट एवर द थिंग्स, कुछ भी वट एवर यू आर डूइंग, रबर है तो वो ट्रीज से आएगी अल्टीमेटली। अगर केमिकल्स से भी, सिंथेटिकली भी आ रही तो केमिकल्स भी तो आगे फसलों से, पेड़ पौधों से ही आएंगे, वो तो आसमान से तो नहीं आएंगे। ओके। तो मेजॉरली एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के बीच में जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो क्या है, ये देखना ज़रूरी है कि जो कीमतें आप तय करें उसको देखना ज़रूरी है कि इससे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा डेंट तो नहीं पड़ जाएगा कि उन्हें हैवी कीमतें देनी पड़ जाएंगी। ओवरऑल एक कैस्केडिंग इफेक्ट ऐसा तो नहीं आ जाएगा कि चारों तरफ या तो महंगाई हो जाएगी, है ना, या फिर आप इतनी भी कीमतें नहीं ऑफर कर रहे हैं कि आपको किसान देने आए वो सीधा इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है, फिर आपको मार्केट से प्रिकॉर करना पड़ेगा पीडीएस पर्पस के लिए। सो वट एवर बी द सिचुएशन, आप टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर देख करके चलते हैं। फिर इंश्योरिंग अ मिनिमम 50% मार्जिन ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान रखते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर कम से कम 50% मार्जिन तो मिले किसान को, इतनी कमाई तो हो। फिर इवेल्युएट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ एमएसपी ऑन कंज्यूमर, फिर इतनी भी एमएसपी ज़्यादा ना दे दी जाए कि महंगाई कंज्यूमर तक पहुंच जाए, तो कंज्यूमर पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है ये भी देखना जरूरी है।
तो देखिए यहाँ पर महंगाई को ध्यान में रखना जरूरी है, यहाँ 50% मार्जिन में किसान की आमदनी को इंश्योर करना जरूरी है, यहाँ पर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर के बीच में टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, इसके तहत इकोनॉमिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट और मल्टीप्लायर इफेक्ट को मेंटेन रखना जरूरी है, इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी यानी कि तकरीबन फसलें उगती रहे, क्रॉप डाइवर्सिटी बनी रहे, इसको ध्यान में रखना जरूरी है, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस का ट्रेंड देखना जरूरी है ताकि आपके देश में भी सप्लाई बनी रहे और किसानों को भी लाभ मिलता रहे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो देखना जरूरी ही है और डिमांड एंड सप्लाई के डायनेमिक्स देखना जरूरी है। तो मेजॉरली इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के CACP यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस आपकी MSP तय करता है और फिर वो MSP वो रेकमेंड कर देता है CCEA को, कैबिनेट कमेटी ऑफ नॉन इकोनॉमिक अफेयर्स, और फिर CCEA फैसला लेकर के जो भी उसको सही लगता है वो लागू कर देती है। इतनी बात समझ में आ गई कहानी, ये MSP की कहानी है। तो ऐसे में MSP पर गारंटीड लॉ क्यों चाह रहे हैं, गारंटी चाह रहे हैं लॉ के वाया किसान, वो तो समझा दिया मैंने अभी, लेकिन MSP डिसाइड हो, किसान कह रहा है स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट के फॉर्मूले को फॉलो करो। ये किस चिड़िया का नाम है, आओ समझते हैं कि ये फॉर्मूला किस चिड़िया का नाम है, समझो। अब इसको तो डिलीट कर सकता हूं ना, इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है। देखिए किसान क्या कह रहा है, हुआ ये कि नवंबर 2004 में उस समय में UPA की सरकार थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसका मेन बड़ी पार्टी, बड़ा मेंबर जो था वो कांग्रेसी थी। तो UPA की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार एक तरह से, UPA एक बड़ा अलायंस है, उसमें कांग्रेस बड़ी पार्टी थी। तो उस समय UPA की सरकार थी और उस समय प्रधानमंत्री हमारे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उनके समय में उस समय तक ये देखा गया था कि किसानों के सुसाइड के केसेस बहुत बढ़ चुके थे, जो फार्मिंग क्राइसिस है वो बहुत इंटेंस होता जा रहा था, एग्रेरियन स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे में ये तय किया गया कि इन सारी परिस्थितियों को सुधारने के लिए खेतीबाड़ी को, एग्रीकल्चर को रेमुनरेटिव बनाने के लिए, यानी कि कमाई का क्षेत्र बनाया जाए, किसान को प्रॉफिट्स हों, लाभ हों, अच्छी पैदावार हो, क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई किया जाए, बेटर हो लैंड हमारा, किसान की ज़िंदगी कैसे अच्छी की जाए, देश में पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, ये सारी चीज़ों को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैंडेट था उस कमीशन को, जो कमीशन नवंबर 2004 में बनाया गया। तो 2004 में एक कमीशन बनाया गया उस समय की सरकार के द्वारा, ओके, भारत सरकार के द्वारा एक कमीशन बनाया गया और इस कमीशन का क्या नाम रखा गया, इसको क्या कहा गया, नेशनल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, ओके। ये एक कमीशन बनाया गया उस समय में, दैट वाज द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। ये जो नेशनल कमीशन बनाया गया एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, इसी के हेड उस समय में बनाए गए MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन इसके हेड बनाए गए, इसलिए इस कमीशन को, ये जो नेशनल कमीशन एग्रीकल्चर का, इसको हम कहते हैं स्वामीनाथन कमीशन, ठीक है। 2004 से 2006 के बीच में टोटल 5 रिपोर्ट्स सबमिट की इस कमीशन ने टू द गवर्नमेंट, 5 रिपोर्टें सबमिट की, ठीक है, अलग अलग मुद्दों से जुड़ी हुई 5 रिपोर्टें थी। MS स्वामीनाथन वही हैं जिन्होंने देश में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स तैयार करने का काम किया, व्हीट और पैडी से जुड़े हुए, और इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ये एक बहुत बड़े एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। तो भारत रत्न प्राप्त किए हुए हैं, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, MS स्वामीनाथन। तो उस समय में MS स्वामीनाथन ने ये कहा कि उनकी कई रिकमेंडेशंस में से, MS स्वामीनाथन रिपोर्ट पे आज हमारी डिस्कशन नहीं है, उसके लिए एक पूरा का पूरा लेक्चर चाहिए अगर वो डिस्कशन करनी। तो MS स्वामीनाथन ने कहा कि कई रिकमेंडेशंस में से एक रिकमेंडेशन ये थी कि अगर एग्रेरियन डिस्ट्रेस ख़त्म करना है, फार्मर की परिस्थिति को बेहतर करना है, तो हमें MSP तय करते समय C2+50% फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा। अब ये C2+50% फार्मूला क्या है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। पहले समझते हैं कि अभी क्या फार्मूला फॉलो हो रहा है, कैसे काम चलता है। ये A2+FL है। A2 स्टैंड्स फॉर, यहां पर एग्रीकल्चर एवरेज कॉस्ट की बात हो रही है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है, A2, एंड FL फॉर फैमिली लेबर, ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
प्लस फैमिली लेबर। ये फॉर्मूला फॉलो होता है और भारत सरकार ये कह रही है कि हमने 2018-19 के बजट में जो प्रॉमिस किया था, 2018-19 का जो बजट का प्रॉमिस था, उस बजट के प्रॉमिस में हमने ये कहा था कि हम स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के हिसाब से ही अब एमएसपी देंगे, और वो हम दे रहे हैं एमएसपी, जिसमें सरकार ये कहती है कि वो हम एमएसपी कैसे दे रहे हैं, हम A2 + FL के तहत जो भी तय हो रहा है उसका 1.5 गुना 1.5 टाइम्स हम एमएसपी के रूप में दे रहे हैं। A2 + FL का 1.5 गुना हम एमएसपी के रूप में दे रहे हैं। जैसे A2 + FL के तहत पाया गया कि 100 रुपया किसान का कुल लगता है, तो वो कह रहे हैं कि हम 150 रुपया एमएसपी के रूप में दे रहे हैं, 1.5 गुना। ओके, इतनी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि जो करना था वो हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग दैट। A2 + FL का 1.5 गुना हम दे रहे हैं। ओके, या ऐसा समझ लीजिए A2 + FL + 50%, है ना, प्लस 50%, वो भी 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 100 + 50 150। इतना समझ में आया? तो वो ये कह रहे हैं कि हमने स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट का काम कर दिया, देख लीजिए, लेकिन किसान कह रहे हैं नहीं, हमें C2 + 50% वाला ही चाहिए। अब A2 + FL के तहत क्या होता है? A2 के तहत वो सारे एक्सपेंडिचर आते हैं, A2 के तहत वो सारा एक्सपेंडिचर आता है जो डायरेक्टली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है किसान की जेब से सीधे सीधे ये पैसा निकलता है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ फार्मर, ये सीधे सीधे किसान की जेब से जाता है। ये A2 के अंदर आता है। किस रूप में जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रूप में जाता है। तो इसको कहा गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे किस किस चीज में जाता होगा? तो ये जाता है जैसे कि सबसे पहले सीड्स का खर्चा, बीज लिया आपने उसका खर्चा। दूसरा खाद है, फर्टिलाइजर्स का खर्चा, फर्टिलाइजर्स। तीसरा पेस्टिसाइड्स आपने लिए, पेस्टिसाइड्स का खर्चा है। चौथा आपने इरिगेशन, सिंचाई की है, इरिगेशन का खर्चा है। पांचवा आपने रेंट पर जो भी कोई मशीनरी ली है उसका रेंट ऑफ मशीनरी, आप उसका खर्चा दे रहे हैं। ये सब खेती बाड़ी करने के खर्चे हैं ना, आप खेत में जो फसल कर रहे हो बस उसका खर्चा जो है वो ये बन रहा है ना। फिर प्लस आपने रेंट पे लैंड लिया है, लीज पे लैंड लिया है ना, ठेके पे जमीन ली है, तो लीज जो है, रेंट, लीज या जो रेंट ऑफ लैंड है, आप जो ठेका दे रहे हो, है ना, आपने ठेके पे, पंजाब में ठेके पे जमीन लेके खेती करते हैं ना लोग, पूरे देश भर में करते हैं, तो उसका खर्चा, ये सब मिलकर के बना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि A2। ये सारे खर्चे आप मुझे बताइए, कोई भी एक फसल जब उगाता है किसान, ये सारे खर्चे सीधे सीधे अपनी जेब से देता है इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड। बीज का खर्चा, फर्टिलाइजर का खर्चा, खाद का खर्चा, कीटनाशक पेस्टिसाइड का खर्चा, इरिगेशन सिंचाई के लिए जो भी उसने कोई बिल भरा है बिजली का, या फिर उसने नहर का कोई किराया भरा है, कुछ भी है उसने दिया है। फिर रेंट दिया है, मशीनरी उसने जो लगाई, कंबाइन लगाई, ट्रैक्टर लिया, कुछ लिया, उसका उसने भरा, प्लस जो ज़मीन उसने ठेके पे ली है, रेंट पे, लीज पे ली है, ये सारा खर्चा हर फसल के साइकिल पे उसकी जेब से निकलता है। सो दैट इज द डायरेक्टली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ फार्मर, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एग्जैक्टली दिस। एक ये काउंट करेंगे एमएसपी डिसाइड करते समय, प्लस फैमिली लेबर काउंट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी खेती में आपकी फैमिली की भी लेबर लग जाती है। तो अगर वही लेबर की कॉस्ट तैयार कर ली जाए कि खर्चा कितना पड़ता है, ये लेबर घर से ही मिल गए लोग अलग बात है, पर मार्केट से लेने पड़ते तो खर्चा आता है ना। अच्छा, हो इस पे तो वो तो हमने काउंट ही नहीं किया भाई। जो वेजेस आप पे करते हैं लेबर को, वेजेस टू लेबर, भाई वो भी इसका खर्चा ही है। लेबर के बिना खेती कैसे होगी? ये सारा प्लस एफएल माने फैमिली लेबर पे जो पैसा जाना था, वो तो आपकी फैमिली के मेंबर थे, उन्होंने हाथ बटा दिया खेतों में, पर उनको भी देना पड़ना था, उसकी भी कीमत निकाली हुई है, वो भी ऐड करेंगे। ओके, दैट इज इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर, इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर। सो दैट इज ऑल अबाउट A2 + FL। इसका सरकार अब कह रही है कि 2018-19 में हम इसका 1.5 गुना दे रहे हैं, या प्लस 50% कह लो आप,
कि वो हम दे रहे हैं। जैसे ये A2 प्लस FL टोटल आया 100 रुपये, ₹100, सरकार कह रही है इसका 1.5 गुना, तो वो कितना हो गया, 150 ही हो गया, या प्लस 50%, तो वो कितना हो गया, 50 रुपीज़, तो 100 प्लस 50 150 ही हो जाना है। इसको कहीं कहीं 1.5 गुना लिखा है, कहीं A2 प्लस FL प्लस 50% लिखा है, आप कंफ्यूज मत होना। ये इतनी कहानी है। किसान कह रहे हैं नहीं, इससे नहीं चलने का, कुछ और करने का। वो क्या करने का? वो कह रहा है C2 प्लस 50। कहते वो क्या है? कहते सुनो वो क्या है, आ जाओ। वो कह रहे हैं C2 प्लस 50 में A2 प्लस FL तो आएगा ही आएगा। C2 में C2 स्टैंड्स फॉर 2C, C प्लस C, मतलब C स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रीहेंसिव, C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट। कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट पे चलना है। यहां पर क्या था कि आप कह रहे हैं कि दैट एवरेज कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर, यहां पर वो कह रहे हैं दैट एवरेज कॉस्ट यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट प्लस 50%, C2 प्लस 50%। लेकिन यहां पे ये जो C प्लस C कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट है, ये डिफरेंट कॉस्ट है। यहां पे वर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं कहा है, कॉम्प्रीहेंसिव कॉस्ट का है CC, इसलिए C2। ये कौन सी कॉस्ट है? इसमें वो कह रहे हैं सो C2 इज इक्वल टू A2 प्लस FL, ये दोनों आएंगे ही आएंगे, प्लस आपका खुद का खेत है, आप वो खेत अगर ठेके पर देते या आप वो खेत अगर रेंट पर देते तो रेंट आता ना। वो खेत, आप खेत में किसानी कर रहे हो, एक खेती उगा रहे हो, आपको सिर्फ खेती की कीमत मिल रही है, लेकिन वो जमीन का जो रेंट बनता है, उस जमीन एसेट है आपका, जमीन बनाई है आपने इतने वर्षों में, या जमीन खरीदने के समय आपने जो इतना पैसा भरा, उस पर कर्जा उठाया, ब्याज भरा, फिर जाके जमीन बनी, आपके सालों वर्षों की जी तोड़ मेहनत का नतीजा वो जमीन है, तो जमीन का किराया भी बनता है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो जमीन का एक हमारी खुद की जमीन है, पर उस जमीन का अगर किराया आता तो आता कितना आता, तो इंप्यूटेड रेंट ऑन द ओन्ड लैंड, इंप्यूटेड रेंट ऑन द ओन्ड लैंड, ये काउंट करना है। प्लस वो कह रहे हैं कि हमने जो संद खरीदे हैं, सारी जो हमारे एसेट्स हैं, द एसेट्स, हमने पंप इंस्टॉल किया है, मोटर लगाई है, हमने ट्रैक्टर लिया है, कंबाइन लिया है, हमने रोटावेटर लिया है, हैप्पी सीडर लिया है, कुछ भी हमने जो लिया है, हमने अब वो पैसा ब्याज पे चढ़ाया होता तो ब्याज आता, बैंक में डाला होता तो FD आती, वही पैसा हमने किसी से कर्जा लेकर के वो सारा सामान लिया तो हमने इंटरेस्ट भी तो दिया है उस पर। हमने जो एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स बनाए हैं, अपने कैपिटल एसेट्स जो बनाए हैं, ये जो एसेट क्रिएट किया है, ये हमने पैसा या तो किसी से लेके किया है तो हमने ब्याज भरा है, या हमने अपने पैसे से किया है तो हमने उस पर ब्याज कॉम्प्रोमाइज किया है, जो हमें ब्याज मिलना था, whatever be the situation. So interest value of the fixed assets, imputed interest value of the fixed assets, okay, so imputed rent on the owned land, that इसको कह सकते हैं the foregone rent on the owned land, plus interest on the capital assets, ये है भाई। तो A2 ये सारा आएगा ही आएगा, प्लस FL माने फैमिली लेबर आएगी, प्लस प्लस इंप्यूटेड रेंट ऑन द ओन्ड लैंड, खुद की जमीन पे जो रेंट मिलना था वो, प्लस इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एसेट्स, जो इंटरेस्ट मिलना था कैपिटल एसेट्स जो हमने क्रिएट किए हैं, इस पर जो हमने ब्याज भरा, या वो मान लो या हमें मिल सकता था, वो समझ लो, वो इसमें आना है। ये सारा 1 2 3 4 ऐड करके, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4, ये 4 एंटिटी ऐड कर लो, C2 बन जाता है। ये बनी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, इसका 50% ऐड कर देना इसमें। तो नेचुरली अब ये जब आपने दो चीजें ऐड कर ली है तो बहुत भारी चीजें हैं, तो जब ये ऐड कर ली है तो अब फिगर सपोज करो, अब फिगर 100 नहीं आने वाली, मान लो फिगर 200 आई, 200, अब फिगर 200 आई, उसका 50% प्लस 50%, C2 प्लस 50% लिखा है ना, C2 आया 200 प्लस उसका 50% मतलब 100, तो 200 प्लस 100 300 रुपीज, 300। पहले वहां पर
A2 प्लस FL, बेस A2 प्लस FL था प्लस उसका 50% था, तो वो A2 प्लस FL का दायरा खुद का ही बड़ा नैरो था, बेस वैल्यू ही नैरो बनती थी, तो उसका 50% भी कम ही बनता था। उसका बेस वैल्यू बनता था 100 रुपया, तो उसका 50% भी बनता था सिर्फ 50 रुपया। लेकिन अब यहाँ पे C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, ये तो बहुत ब्रॉड है, तो इसका बेस वैल्यू ही बन रहा है 200 रुपया, उसका आगे फिर जो 50% है वो भी बन रहा है 100 रुपया, तो ये टोटल हो गया 300। तो जैसे मान एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे एग्जैक्ट आधे आधे में फर्क मत करना कि A2 प्लस FL के तहत प्लस 50%, वो कह रहे हैं हमें मिल रहा है 150, C2 प्लस 50% में हमें मिलेगा 300। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट तो यही कहती है कि हमको C2 प्लस 50% चाहिए। मैं एक सीधा सीधा मोटा मोटा यहाँ पर थोड़ा एक इमेज के वाया से आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा बताना चाहता हूँ, आपको ये देखना ज़रूरी है। आप देखिए समझिए कि जैसे मान लीजिए कीमत का फसल का फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर हम गेहूं की MSP में अंतर समझते हैं अगर, ठीक है, ये हमने ABP न्यूज़ से ही एक स्क्रीनशॉट लिया है, प्रमाणित है ये, तो अगर हम उसी से ले लेते हैं तो गेहूं की MSP पर अगर हम A2 प्लस FL फॉर्मूला लगाते हैं तो पर क्विंटल 2125 रुपये बना। अगर इस 2125 को बेस बना के चलें तो फिर अगर हम C2 प्लस 50% का फॉर्मूला लगाते हैं तो पर क्विंटल बनेगा लगभग 3150 रुपये। अगर A2 प्लस FL लगाते हैं तो 2125 रुपये, अदरवाइज अगर C2 प्लस 50 लगाते हैं तो 3150 रुपये, लगभग 1000 रुपये का फर्क आ रहा है MSP में। ओके, ऐसा किसान बोल रहा है, यह किसान का कहना है। तो अब आपको समझ आ गया कि किसान C2 प्लस 50% मांग रहा है। मौजूदा समय में सरकार A2 प्लस FL का 1.5 गुना या A2 प्लस FL प्लस 50% दे रही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये सारा समझ आ गया किसमें क्या आता है क्या नहीं आता। C2 इज इक्वल टू A2 प्लस FL प्लस 2 आइटम्स, एक जमीन पर जो रेंट आना है और जो एक इंटरेस्ट कैपिटल एसेट्स पर, वो सारा ऐड करके C2 बन गया, प्लस उसका 50% कर दो, बस दैट्स ऑल। इतना MSP बना दो, ऐसा किसान मांग रहा है। डन हो गई कहानी। तो हमने पहला नंबर पॉइंट, दूसरा नंबर पॉइंट, दोनों पॉइंट क्लियर कर दिए। MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्या थी वो मैंने आपको बता दिया सारा। स्वामीनाथन कौन थे मैंने आपको बता दिया, और ये कौन सा कमीशन है, ये नेशनल कमीशन बना है एग्रीकल्चर के लिए 2004 में। उस समय की UPA सरकार, उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा ये बनवाया गया था, और ये देखना था कि कैसे सुधार किया जाए। बहुत सुझाव दिए उन्होंने, उनमें से एक सुझाव ये वाला दिया था। अच्छा, इसी कमीशन से ये कहा गया था कि अब आप एक नेशनल पॉलिसी ऑन फार्मिंग NPF उसका ड्राफ्ट बना के दीजिए। स्वामीनाथन कमीशन ने उसका ड्राफ्ट बनाया, और 2007 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के काफ़ी सारी शर्तें इंक्लूड करके उस समय की उसी कांग्रेस सरकार ने, UPA सरकार ने, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2007 में NPF नेशनल पॉलिसी ऑन फार्मर्स लाए, जिसमें उन्होंने C2 प्लस 50% का फॉर्मूला नहीं माना था, इसको इंक्लूड नहीं किया उन्होंने। 2010 में पार्लियामेंट में जवाब देते हुए सरकार ने यह कहा था कि ये अभी फिजिबल नहीं है। आगे बात समझ में, ये क्लियर है। लेकिन हाँ, अभी ये है कि अभी जब ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं और भारत के स्तर पर जो कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, अभी इस समय उन्होंने ये कमिटमेंट किया है कि अगर कांग्रेस वोट इन होती है, पावर में आती है, हम MSP पर गारंटी कानून बना देंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये सारी एक हिस्ट्री बता रहा हूं, फैक्चुअल। इतनी फैक्चुअल हिस्ट्री क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़े, और किसानों का ये कहना है कि 2014 में जब BJP सत्ता में आई, जिस कैंपेन के दम पर वो लड़ करके आई, उसमें BJP का भी ये कहना था कि हम स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से किसानों को MSP देंगे। तो वो कहते हैं कि ये BJP का घोषित बिंदु था जिसको BJP नहीं मान रही, ऐसा किसान कह रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ये दो बिंदु क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देश के स्तर पर इस बात को लेकर डिबेट है, आपको भी मन में आता होगा कि भाई सरकार चंडीगढ़
से किसानों को हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली क्यों नहीं जाने दे रही है, कई समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्यों नहीं ये सब खत्म हो जाता, कि सरकार क्यों नहीं मांगे मान लेती है किसानों की, जल्दी से ये मसला हल हो जाए। ऐसा हम सब चाहते हैं, सब चाहते हैं देश में शांति हो, सब चाहते हैं किसान फले फूले आगे बढ़े। 2020 में किसानों का आंदोलन हुआ था, 2016, 17, 18, 19, उससे 4 साल पहले 5 साल पहले से मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, डोमेन ऑन यूट्यूब पे पड़े हैं। किसानों के हक में हम तब से बोल रहे हैं, उनकी फैक्चुअल जो सिचुएशन है उसको बता रहे हैं और सुधार कैसे किया जाए ये कह रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि सरकार से ये मांगे, तो सरकार कौन होती है, सरकार क्या है एक्चुअली में? सरकार तो कस्टडियन है आप ही के द्वारा दिए गए धन की, ट्रेजरी की, देश के रिसोर्सेज की। उसके बाद खुद का तो कोई पैसा नहीं होता है। ऐसे में गवर्नमेंट के लेवल पर या भारतीय राज्य के लेवल पर किस किस तरह के चैलेंजेस आते हैं मांगों को मानने में, देश के अवेयर सिटीजन होने के नाते हमें ये भी जानना ज़रूरी है, जिसकी वजह से मांगे कई बार देर लगती है मानने में, या कुछ मांगे नहीं भी मानी जाती, या कुछ मांगे मानी जाती हैं तो फिर चैलेंजेस काफ़ी आते हैं। अब हम थोड़ा इन पक्षों को भी समझेंगे, मैं मांग की नीड भी बताऊंगा और सरकार का भी थोड़ा आंकड़े और पक्ष बताऊंगा। अच्छा, अब आंदोलन जो हो रहा है उसमें मांग ये है कि मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत जो वर्क डेज हैं वो 100 से बढ़ा के 200 कर दिए जाएं, दुगने कर दिए जाएं, और जो वेजेस हैं ये 700 रुपये कर दिए जाएं। चलिए अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूँ। देखिए, मौजूदा इस बार 2024 का जो बजट आया है, 2024 के बजट में जो मनरेगा के लिए टोटल एलोकेशन हुआ है वो 86,000 हुआ है। हालांकि एलोकेशन हमेशा कम ही माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि एलोकेशन लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ होना चाहिए अगर मनरेगा ढंग से 100 दिन का काम देना चाहती है लोगों को। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सारे प्रमाण के साथ बात करेंगे, कोई हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, हम एकेडमिकली लेक्चर कवर कर रहे हैं। तो ये CNBC TV18.com बिजनेस की फील्ड में एक बहुत ही विख्यात चैनल है, ये बहुत प्रसिद्ध चैनल है। तो बजट 2024 में मनरेगा के लिए कितना एलोकेशन रखा गया है? 86,000 करोड़। कितना? 86,000 करोड़। ओके, इज दैट फाइन? ओके, हम आपको समझा रहे हैं कि क्यों कुछ चीजें चैलेंजिंग हो जाती हैं, समय लेती हैं डिमांड्स को फुलफिल होने में, और फिर देश पर उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे भी जानना जरूरी होता है। तो ऐसे में 86,000 करोड़ जो है वो अभी का एलोकेशन है, 2024 का बजट ये कह रहा है दिस इज द एलोकेशन। ये तब है जब 100 डेज का वर्क है। अच्छा, हम प्लेनली अगर कंपैरिजन करें, अगर ये 200 दिन के काम की बात होती, 200 डेज की बात हो जाए, तो ये डबल हो जाएगी अमाउंट। 86,000 करोड़ का डबल कितना हो गया? 1,72,000 करोड़। तो 1.72 लाख करोड़ हो गया, 72 लाख करोड़ हो गया। ओके, अब 100 दिन का काम मिल रहा है अगर, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन उसमें इंटरेस्टेड होगी कि 365 दिन में से सिर्फ 100 दिन का। लेकिन अगर 365 दिन में से 200 दिन का काम मिल रहा है तो डेफिनेटली, और ये गारंटीड एक्ट के तहत मिल रहा है, तो ये गारंटीड काम है, कोई 3-5 नहीं, गारंटीड। तो 200 दिन का अगर मिल रहा है, ये खबर जब आती है, एक काफी बड़ी प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इस काम में जाना चाहेगी। तो फिगर और बड़ी हो सकती है, ये 1.72 लाख करोड़ से बढ़ के 2 लाख करोड़ हो सकता है बड़े आराम से। ठीक है, तो हम इसको लगभग 2 लाख करोड़ के अराउंड लेकर के चलते हैं, इमेजिन करते हैं इसको, फिगर को। 86,000 करोड़ का डबल हो गया क्योंकि 200 दिन का काम हो गया 1,72,000 करोड़, और टेंडेंसी है कि ज़्यादा लोग आएंगे फिर इस काम में, क्योंकि एक एंश्योर्ड 200 दिन का काम मिल रहा है पूरे साल में, तो यू विल डू दैट। तो लगभग 2 लाख करोड़। अब इसकी दूसरी मांग, दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। 700 रुपया मांग की जा रही है। देखिए, मनरेगा की अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग वेजेस आते हैं। कितने वेजेस आते हैं मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं मनरेगा के तहत जो मांग की जाती है वेजेस क्या हैं। देखिए, अगर हम देखें तो ये द हिंदू की मार्च 2023 का ही मैं एडिशन दिखा रहा हूं आपको, दिस इज thehindu.com। ओके, तो इसके तहत अगर चले हम, तो जो वेजेस हैं वो धीरे धीरे बढ़ाए गए। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 210 रुपये वेजेस थे पहले, जो 10% बढ़ाया गया तो 228 रुपये हो गया। ठीक है, 210, 228, 221 लगभग तकरीबन राज्यों में, हरियाणा में लगभग 350 रुपये।
लेकिन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों में वेज 210, 220, 230 रुपए। तो अगर मैं उसको 210, 20, 30 की रेंज में लूं तो 700 रुपए वेज कर देना मतलब 3 टाइम्स कर देना। जो प्रेजेंटली वेज मिल रहा है अगर नेशनल लेवल एवरेज निकाल लें तो प्रेजेंट वेज का 3 गुना हो गया। तो प्रेजेंट वेजेस के साथ अगर 200 दिन का काम दे रहे हैं तो 2 लाख करोड़ है, तो 3 गुना अगर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 लाख करोड़ हो जाएगा। तो 6 लाख करोड़ हो गया, 6 लाख करोड़ रुपया हो गया। अब आपसे एक बात पूछता हूं मैं, आप लोग सब जानते हैं जालंधर में आप रहते हैं, रियल एस्टेट के लिए जाना जाता है। रियल एस्टेट सेक्टर में सिंपल वर्कर को दिहाड़ी किस रेट पर मिल रहा है? पक्की दिहाड़ी अगर 300 दिन काम मिलता है ठेकेदार के अंदर तो कितनी? 300, 350, 400, 450 के बीच में। आप 350 से 450 के बीच में लेकर चलिए, डन। और पंजाब की ही इकोनॉमी की बात करता हूं मैं, हरियाणा की इकोनॉमी की क्या बात करता हूं, पंजाब के किसानों के ही बारे में अगर हम सोच लें और पंजाब के एमएसएमई सेक्टर के बारे में सोच लें। पंजाब में मेजॉरिटी जो वर्कर, चाहे एग्रीकल्चरल लेबरर है चाहे इंडस्ट्रियल वर्कर है, वो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी से आता है। अगर उसे 200 दिन का इंश्योर्ड 700 रुपए दिहाड़ी का काम वहां मिलेगा, क्या वो यहां आएंगे माइग्रेट करके? 700 रुपए के हिसाब से महीने का 21,000 रुपया। आप किसी भी एमएसएमई फैक्ट्री में जाइए और जो नेशनल लेवल का जो वेज है उसके हिसाब से देखिए, क्या 9,500, 10,000 रुपए से ऊपर किसी को तनख्वाह शुरुआत में मिल रहा है? कोई भी आदमी पता करिए। तो ऐसे में अगर उन्हें उन अपने ही राज्यों में, अपने घर पे उल्टा यहाँ पर रहते हैं, वो स्लम्स में रहना पड़ता है, स्केंटी सेटलमेंट्स में रहना पड़ता है, दूसरे राज्य में आके दूसरे राज्य के रहने के खर्चे, वहाँ अपने गांव में रहेंगे, अपने घर पे रहेंगे, मनरेगा के तहत उनको 700 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, दे विल नेवर माइग्रेट, दे विल नॉट माइग्रेट। हैविली पंजाब और हरियाणा से जो इतनी बड़ी उनको जिसके दम पर इकोनॉमी खड़ी है, वर्कर और लेबर, वो डिवाइड हो जाएगा, मिलना बंद हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ किसान ही को अपने ऑपरेशंस कराने के लिए अगर मनरेगा में लेबर को 700 मिल रहा है तो किसान से वो 710 या 715 उससे ज़्यादा तो मांगेगा ही, क्योंकि वो नहीं देगा तो वो मनरेगा में चला जाएगा। किसान ही को उसको 700 से ऊपर पेमेंट देना पड़ेगा अपने काम कराने के लिए। और इंडस्ट्री इस समय 350, 400 रुपया दिहाड़ी देके, 500 रुपया दिहाड़ी देके जिस तरह के डेट में है, जितने स्ट्रगल में है, ऑलरेडी उसका कंपटीशन इंटरनेशनली चीन से नहीं हो पा रहा है, वो साउथ कोरिया से compete नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में अगर 700 रुपये वेज जा रहा है मनरेगा का तो डेफिनेटली वर्कर्स विल डिमांड रेट्स सैलरीज एट पार टू द मनरेगा रेट, डेफिनेटली। तो क्या इंडस्ट्रीज इतनी सेफ हैं, इतनी स्ट्रांग हैं कि वो ये सैलरीज ऑफर कर पाए? उनकी फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग हैं? ये बड़ा सवाल है। तो ये 700 रुपया जो मांग बढ़ रही, 700 रुपये की अगर वेजेस हो जाएंगी, एक बहुत कैस्केडिंग इफेक्ट होगा इसका, इंडस्ट्री में इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, हर तरफ जो लेबरर वर्कर कम्युनिटी का जो माइग्रेशन है उस पर एक कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा। रियल एस्टेट सेक्टर जो ऑलरेडी इतने बड़े डेट में चल रहा है, जो कि खड़ा ही सारा लेबर के ऊपर है, अगर क्या वो 700 रुपये से अबव देने की कैपेबिलिटी में है इस समय? और कितने बड़े पैमाने पर मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जब रियल एस्टेट सेक्टर चलता है। रेत, बजरी, सरिया, मार्बल, सैनिटेशन, सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। और अगर ये अतिरिक्त बर्डन उस सेक्टर पर आता है, क्योंकि वर्कर मनरेगा में जाएगा अगर इससे ज़्यादा पैसा आप नहीं देंगे, तो एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, हर चीज़ पर एक प्रभाव आएगा, ऐसा इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स का कहना है, सरकार का कहना है। तो इस मुद्दे को किसान और सरकार के बीच का कोई पाथ निकालना पड़ेगा। अगर ये मांग वाकई किसान आंदोलन इस मांग पर खड़ा है तो इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार का अगर मैं बजट 2024 आपको कोट करूं तो भारत सरकार का कुल जो खर्चा गया है 48 लाख करोड़ का गया है। और ऐसे में बोरोविंग्स को छोड़ दूं तो भारत सरकार को जो कुल रिसीप्ट आई है वह 31 लाख करोड़ की आई है। ऑलरेडी 17 लाख करोड़ रुपए आप वहां पर घाटे में जा रहे हैं।
ऐसे में 86,000 करोड़ का एलोकेशन है जो भी पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि 2023 के बजट में यह आरोप है कि जितना बजट एलोकेशन था उसका 33% कट कर दिया एट द एंड, जाते जाते 66,000 करोड़ के अराउंड ही मनरेगा को गया। वो बढ़ करके अगर 6 लाख करोड़ होगा, कितने टाइम्स का इंक्रीमेंट हो रहा है। डेफिसिट का आंकड़ा कहां चला जाएगा केंद्र के बजट का। और अगर इस तरह से घाटे होने लगे तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं जो स्टेट्स घाटों में है, क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स वहां आ रही हैं। और अगर नेशनल लेवल पर इस तरह से घाटे होंगे तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स फिर भी विचार करना पड़ता है, क्योंकि रोजगार वहीं से है, टेक्नोलॉजी वहीं से विकसित होती है। तो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिमांड हैविंग मल्टीपल इंपैक्ट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दिस द 6 लाख करोड़। तो ऐसे में सिर्फ एमएसपी को गारंटी देने और एमएसपी स्वामीनाथन फॉर्मूले से डिसाइड होगी, उससे जो कॉस्ट बढ़ रही है वो बढ़ी हुई कॉस्ट ही नहीं है, क्योंकि किसान तो सारी मांगों के साथ पूरा ईमानदार खड़ा है। वो तो किसी भी मांग पे टलेगा नहीं, क्योंकि सारी मांगे वो कह रहा है कि मेरी जायज़ है। ऐसे में ये जो बजट्स बढ़ेंगे ये भी तो इंपॉर्टेंट मानने पड़ेंगे। अब इसमें ये तर्क दिया जा सकता है कि किसान ये कहेगा कि मुझे 700 रुपये से ज़्यादा बढ़ा करके जब दिहाड़ी देनी पड़ेगी वर्कर एग्रीकल्चर लेबरर को, मैं दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो एमएसपी अब डिसाइड होगी C2+50, उसमें जो A2 था उसमें जो मैं वेजेस लेबर को दे रहा हूँ वो इंक्लूडेड ही है। तो ऐसे में जब CACP मेरी एमएसपी डिसाइड करेगा वो दिहाड़ी को ध्यान में रखेगा ही कि दिहाड़ी अब 700 या उससे अधिक जाती है, तो ऐसे में मेरी एमएसपी उतनी बड़ी होगी। तो फिर इस हिसाब से अगर एक तरफ हम वेजेस मनरेगा में 200 दिन करा के और फिर उसको 700 रुपये करा देंगे, तो A2 की जो फिगर है वो कितनी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी। और उस A2 फिगर पर बेस्ड जब एमएसपी आएगा उसका साइज क्या होगा, एमएसपी का साइज क्या होगा, इमेजिन उसका इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट क्या आएगा, है कि नहीं। उसका इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी भी आप देखें तो गेहूं, अगर अभी मैंने दिखाया, सरकार दावा कर रही है कि 2023-24 में हमने रबी फसल पर वीट पर 2275 रुपये पर क्विंटल जो है वो एमएसपी दे दिया है। ये ऑलरेडी मध्य प्रदेश में और पंजाब में, जैसे कि मध्य प्रदेश जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट है, पंजाब थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और यूपी फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और पंजाब में ऑलरेडी 2023-24 की रबी फसल का जो एमएसपी 2275 रुपये पर क्विंटल जो आया था वो C2+50% वाले फॉर्मूले से ज़्यादा ही आ गया था, उससे ज़्यादा ही आ गया था। बट मैं आपसे कह रहा हूं कि 22.75 रुपये किलो गेहूं हुआ इस हिसाब से। बट ऑलरेडी जब आप अलग अलग कंपनी का आटा खरीदते हैं, व्हीट फ्लोर खरीदते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, 420 रुपये, 450 रुपये, 500, 550, 600 रुपये की रेंज में आपको पड़ रहा है। यानी कि ऑलरेडी वो 42 रुपये से 60 रुपये किलो के बीच में आपको 1 किलो आटा पड़ रहा है, जबकि एमएसपी लेवल पर कीमत सिर्फ 22.5 रुपये है, आपको इस रुपये पे पड़ रहा है। ऐसे में मान लीजिए कि एमएसपी के लेवल पर कीमत 32.5 रुपये से लेकर के 40 से 45 रुपये के बीच में जाती है। अगर ये वाली दिहाड़ी भी ऐड कर ली जाती है उसमें, क्योंकि ये करनी पड़ेगी, फिर ये तो करनी पड़ेगी, क्योंकि A2+FL का फॉर्मूला आप फिर प्रिवेलेंट रेट ऑफ वेज लेबरर से नहीं ना कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि साइमल्टेनियसली A2+FL प्लस रेंट ऑन द प्रॉपर्टी प्लस इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एसेट्स, यानी कि आप C2+50 चाह रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली आप 700 रुपये मनरेगा का भी करने को कह रहे हैं, तो फिर यही वाली वेज कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड हो जानी है नेचुरली। तो फिर जो है एमएसपी जो है वो 3,500-4 हज़ार रुपये के आसपास जाएगी। अगर 35 से 40 रुपये गेहूं के स्तर पर ही रेट हो गया तो फ्लोर के रूप में आपको किस कीमत पर मिलेगा। फिर आगे ब्रेड फैक्ट्रियां, बिस्किट्स हैं, हर चीज़ है, एक कैस्केडिंग इफेक्ट जाता है उसका। ये एक चीज है जो समय लेती है चर्चा में, डेलिब्रेशंस करने में टाइम लगता है, क्योंकि ये हवा में नहीं होने वाली चीज है। ये बहुत साउंड मैनर में कंट्री की इकोनॉमी को दे, स्टेटलेस ना हो जाए श्रीलंका की तरह, क्राइसिस ड्रिवन ना हो जाए। आर्मी का मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, सड़कों का निर्माण जरूरी है, तमाम सारी चीजें, पैसा तो वही होता है देश की सरकार के पास जो हम देते हैं, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड। अच्छा, दूसरी तरफ एक और आंकड़ा है, फार्मर और मजदूर जो है यानी कि एग्रीकल्चर लेबर 60 साल या उससे अबव हो जाए तो उसे 10,000 रुपया पर मंथ पेंशन मिलना चाहिए, यानी कि पर मंथ 10,000 मैंने 1,20,000 रुपया साल का। कुल देश में इस समय कितने % लोग या कितनी टोटल एब्सोल्यूट पॉपुलेशन 60 या उससे अबव है, वो आंकड़ा देख लेते हैं। मैं आपको वो आंकड़ा दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। लगभग इस समय ये टाइम्स ऑफ इंडिया का सोर्स हमने लिया है, 60 साल और उससे अबव की पॉपुलेशन देश की कुल जनसंख्या का 15% है।
और इस हिसाब से पॉपुलेशन बनी 14.9 करोड़, यानी समवेयर अराउंड 15 करोड़। तो 15 करोड़ देश की जनसंख्या जो है वो अभी मौजूदा समय में 2022 में 15 करोड़ पॉपुलेशन 60 ईयर या उससे अबव है, सीनियर सिटीजन कह लीजिए आप, जो कि बढ़कर के 2050 तक हो जाने वाली है लगभग 34.7 करोड़। अभी 2022 में 15 करोड़ हैं, ये 34.7 करोड़ हो जाने वाली है 2050 तक। पर मैं अभी उधर जाता ही नहीं, फ्यूचर पे, फ्यूचर जनरेशंस पर क्या बर्डन आने वाला है वो तो मैं उधर जाता ही नहीं। ये 15 करोड़ मानिए आप, 15 करोड़ 60 और उससे अबव है। अच्छा, सेकंड फिगर, इसमें से इस 15% सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन में से कितनी परसेंट पॉपुलेशन है, क्योंकि रूरल एरियाज नोन फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल एरियाज में फैमिली हैं किस चीज में रह रही हैं, या खेतीबाड़ी कर रहे हैं या खेतीबाड़ी मजदूर हैं, या किसान है या खेती मजदूर है। तो ऐसे में अप्रॉक्स 71% ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन रिजाइड्स इन रूरल एरियाज। ये लोकसभा documents.nic.in सरकार के लोकसभा के डॉक्यूमेंट्स का वेब पेज है। लोकसभा documents.nic.in बोलता है कि लगभग देश की जो कुल एल्डरली पॉपुलेशन है 60 ईयर से और अबव, उसका 71% जो है वो कहां रह रहा है, इट इज इन रूरल एरियाज, 29% इज इन अर्बन एरियाज। तो 15 करोड़ का 71% कितना हुआ, 11 करोड़। लगभग 11 करोड़ सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन रह रही है रूरल एरियाज में, है ना। और मान लीजिए कि 11 करोड़ में से 10 करोड़ लोग आप मान लीजिए खेती बाड़ी और मजदूर परिवार से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी मैनर में। तो उन सबको मंथ एनुअली कितना देना है, 1,20,000 रुपया। तो कितना हो गया साल का, 12 लाख करोड़ रुपया। कितना हो गया, तो 12 लाख करोड़ रुपया ये, प्लस 6 लाख करोड़ रुपया ये, 18 लाख करोड़ रुपया, 18 लाख करोड़ रुपीस। ये दो चीजों का एक एक्सपेंडिचर अभी मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से आएगा। आगे आगे जैसे जनसंख्या सीनियर सिटीजन की और बढ़ेगी, आगे आगे जैसे मनरेगा में ज्यादा से ज्यादा लोग और आएंगे, फिर उस हिसाब से आंकड़ा बदलता रहेगा। अभी मौजूदा आंकड़ा डेटा के हिसाब से ये खड़ा है, दिस इज द डेटा। तो ये 18 लाख करोड़ का एक बड़ा फिगर है सरकार के ऊपर। ऑलरेडी सरकार जिसका कि 31 लाख करोड़ रुपए का ही रिसीप्ट है नॉन बोरोविंग, और 48 लाख करोड़ का तो खर्चा ही गया है, तो 17 लाख करोड़ तो वही डेफिसिट चल रहा है। फिर 18 लाख करोड़ का एक और नया बजट। सिर्फ एमएसपी पर C2 प्लस 50% फॉर्मूला के वाया कितना बढ़ेगा वो एक अलग फिगर है। ये दीज फिगर्स आर अलग, और किसान की ये मांगे हैं। कभी तो हमने सुलझाना ही है इस मुद्दे को, ऐसे लेके तो नहीं चलते रहना है। तो कभी तो सुलझाना है, तो सीरियसली लेना है इन डिमांड्स को, है ना। क्योंकि किसान आगू तो ये कहीं पर भी नहीं मान कह रहे हैं कि इन मांगों को छोड़ के सिर्फ एमएसपी पे कानून बना दें या C2 प्लस 50 लगा दे तो हम इन मांगों को समय के ऊपर छोड़ देंगे। नहीं, वो कह रहे हैं मांगे पूरी होंगी तो हम मानेंगे, मांगे पूरी होनी जरूरी है। और एक एकेडमिक के सेंस में मैं मानता हूं कि अगर मांगे हैं तो हमें उन मांगों को समझना जरूरी है। ठीक है, दीज आर द डिमांड्स। तो कई बार ऐसा होता है कि जल्दी मामला क्यों नहीं सुलझ रहा, तुरंत से निपटारा क्यों नहीं हो जा रहा। तो देश के पब्लिक एक्सचेकर के पास जितना पैसा होगा उसी हिसाब से मामले के निपटारे होंगे, अदरवाइज कहां से हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट है फसल बीमा योजना का एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चलाए। इसका आज हम आंकड़े पे चर्चा नहीं करेंगे, तो ये भी एक जिम्मेदारी सरकार पर आनी है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से एग्रीकल्चर को एग्जम्प्ट कराया जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर निकाला जाए। किसानों का ये कहना है, देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, वो कहती है कि टैरिफ फ्री ट्रेड हो ग्लोबली, ताकि एक पैरिटी आए, एक इक्वेलिटी आ सके, मुक्त व्यापार हो। इसके लिए वो आपकी कंट्री में कोई भी चीज़ जो एंटर हो रही है उसके ऊपर आपको इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से बोलती है कि दूसरे मुल्कों की चीज़ें भी आपके बाजार में आने दो, फ्री एंड फेयर कंपटीशन होने दो। तो ऐसे में वो भारत को भी कहती है कि कई तरह की चीज़ें जो आपके मुल्क में आती हैं वो टैरिफ आप हटाइए, लेकिन अपने किसानों को, अपने उद्योग धंधों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वो टैरिफ लगाने पड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज वो ये कहते हैं कि आपके मुल्क से जो सामान अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जा रहा है उस सामान के ऊपर भी आप सब्सिडीज देना बंद करिए, क्योंकि इस तरह से अगर आप सब्सिडीज देना शुरू कर देंगे तो फिर वो फ्री एंड फेयर कंपटीशन तो नहीं हुआ, क्योंकि उस बाजार में जो किसान अपना माल उतार रहा है उसको सब्सिडीज नहीं मिली, आपके किसान को सब्सिडीज मिली हुई है। ऐसे में दोनों का प्रोडक्ट प्योरली कॉम्पिटिटिव प्राइसेस के बेस पे तो नहीं लॉन्च हुआ, उसके प्रोडक्ट के पीछे कई सारी कॉस्ट हाइड हुई हैं
क्योंकि आपने सब्सिडीज़ दे करके उसका खर्चा अपने दम पर ले लिया। ऐसे में वो फ्री एंड फेयर कंपटीशन नहीं है। WTO की ऐसी मांगें बनी रहती हैं। तो WTO लगातार भारत को कहता है कि अपने किसानों को दी जाने वाली MSPs आप ख़त्म करिए, और उस पर किसी तरह का कोई गारंटी कानून बनाना ये WTO के नियमों के अगेंस्ट जाएगा। इसलिए किसानों का कहना है कि MSP पर गारंटी कानून बन जाए, और ये सफल ही तब हो पाना है भारत एग्रीकल्चर को और एग्रीकल्चर से संबंधित सभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चर्चा के घेरे से खत्म करते। एग्रीकल्चर और FTAs जो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है उससे मुक्त करिए एग्रीकल्चर को, ताकि हमें सुरक्षा मिल सके, हमें प्रोटेक्शन मिल सके। ऐसा किसानों की मांग है, इस पर गहरी चर्चा की जरूरत है। ओके, 2020-21 के प्रोटेस्ट में जो डेथ हुई उसको कॉम्पनसेशन देना है, ये चर्चा का विषय है। सरकार और उनमें भी चर्चा हो रही है। FIR केसेस कैंसिल होने, ये भी एक विषय है, उनके बीच में चर्चाएं हो रही हैं। लखीमपुर खीरी केस का भी न्याय वो मांग रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं, उनका हक बनता है, उन्हें इन चीज़ों में न्याय मिलना चाहिए, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। वो केस टू केस बेसिस पे देखना है सरकार ने। अच्छा, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट से एग्रीकल्चर को बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि किसान की माली हालत क्या है, किसान की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्या वो ऐसी मशीन्स लगा सकता है कि उसे स्टबल बर्न ना करना पड़े, क्या वो स्टबल को खेतों में छोड़ करके आगे बढ़ सकता है, ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिसेस आ गई हैं क्या जो उसके लिए फ़ायदेमंद हों। ये बहुत सारे बड़े सवाल हैं जिस पर अभी चर्चा होनी ज़रूरी है। सिर्फ किसान पे जिम्मेदारी डाल देना कि वो स्टबल जलाते हैं, ऐसा नहीं है। इससे बहुत लार्जर इशू है जिसमें योजनाओं की भूमिका है, जिसमें क्या समर्थन दिया जा रहा है सरकारों के द्वारा उनको नए मेथड के साथ अडेप्ट होने के लिए, फिर उसमें कितनी करप्शंस हैं, ये सारे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन का विषय तो है। अकेले किसानों को जिम्मेदार बनाना ये गलत है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, हमारा इस पर कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 वापस लिया जाए। देखिए 2003 में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड कानून आया जिसके तहत ये कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करना, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड करना, ये सारा कुछ उस कानून से रेगुलेट होता है 2003 के कानून से। उसके बाद कई बार उस कानून को अमेंड करने का प्रयास किया गया, कई बारी, लेकिन जिन जिन स्टेक होल्डरों से डिस्कशन की गई वहाँ से पॉजिटिव फीडबैक नहीं आए, तो वो संसद में वो कानून बिल पहुँचा ही नहीं। लेकिन कोशिशें कई बार हुई। इस बार 2020-21 में पहले प्रयास हुआ और फिर 2022 में। इसके तहत मेन कहानी समझ लीजिए आप, किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर से जुड़े कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इंजीनियर्स ने इसका विरोध किया है, ऑपोजिशन पार्टियों ने इसका विरोध किया था कि ये अमेंडमेंट बिल नहीं आना चाहिए। इसके तहत ये कहा गया है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे यहाँ पर स्वामीनाथन कमीशन ने एक बात और कही थी कि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में है ना, अभी स्वामीनाथन ने कहा था उसे कॉन्करेंट लिस्ट में ले आओ, ताकि सेंटर और स्टेट दोनों एग्रीकल्चर के विषय में काम कर सकें और दोनों ही उसका जो लाभ है किसानों को दे पाए, ये उसने प्रपोज किया था। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, पावर इलेक्ट्रिसिटी कॉन्करेंट लिस्ट का मुद्दा है, इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। ऐसे में ऑपोजिशन ने आरोप लगाया कि आप अकेले इसमें अमेंडमेंट ले आए, जबकि ये तो फेडरल इशू है, ये केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी प्रभावित कर रहा है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में गिवन जो मुद्दा है, ऐसे में आपको उनसे भी बात करनी ज़रूरी थी, आपको राज्यों को इसमें इंगेज करना ज़रूरी था। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इन्हें डिस्कॉम्स कहते हैं, DISCOMS, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की खस्ता हालत को सुधारने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था, ऐसा सरकार कहती है। सरकार ने ये कहा कि हम कंज्यूमर को बेस्ट सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं, बेहतर प्राइस पे देना चाहते हैं, और हमारे देश के पावर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं, रेम्यूनरेटिव बनाना चाहते हैं, इसलिए हम ये लाए हैं। उसके तहत मूल कहानी ये है कि जो एक ही एरिया में मल्टीपल सप्लायर्स कैन डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिसिटी, एक ही एरिया में मल्टीपल सप्लायर कैन डू दैट। 2003 के कानून में भी इसका प्रोविजन था, तो सरकार कहती है कि 2003 के कानून में ये पॉइंट था, अब आप हो हल्ला क्यों मचा रहे हैं। तो ऑपोजिशन कहती है अब हो हल्ला इसलिए मचा रहे हैं कि 2003 के कानून में ये था कि जो एक ही एरिया में मल्टीपल कंपनीज कैन डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी टू द हाउस होल्ड्स, लेकिन शर्त ये थी कि वो अपनी ट्रांसमिशन लाइन, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना सेटअप लगाएंगे, उस पर करेंगे। लेकिन अब आपने एक बदलाव कर दिया, और उस बदलाव के तहत अब आपने ये किया है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग सप्लाई लाइन है, एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, कितनी भी कंपनियां हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। और उसके तहत वो ये कह रहे हैं कि हो ये रहा है
कि एक सिटी है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट है जालंधर, तो एक जालंधर डिस्ट्रिक्ट में देर आर मैनी विलेजेस, बट उसी जालंधर डिस्ट्रिक्ट में देर इज अ कोर सिटी जालंधर सिटी। जालंधर सिटीज़ में भी देयर आर मैनी एरियाज विच आर वेरी प्रोग्रेसिव एरियाज, बहुत तरक्की हो रही है उन इलाकों की, बहुत पॉश एरियाज़ हैं या इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, बट कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर उतनी प्रगति नहीं है, तरक्की नहीं है, ऐसे भी कई इलाके हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि बात ये है कि अब तक देश के गाढ़ी कमाई से पैसा कमा के सरकारी एजेंसियों ने, बिजली महकमों ने जितनी भी ट्रांसफार्मर लगाए, जितने भी खंभे लगाए, सारी ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई हैं, अब आपके इस कानून के मुताबिक उन ट्रांसमिशन लाइंस का जो भी भुगतान खर्चा किराया दे करके उस सरकारी कंपनी को कोई भी प्राइवेट वेंडर उन ट्रांसफार्मर्स का, उन खंभों का, उन तारों का इस्तेमाल कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी लोगों के घर में पहुंचाने के लिए, उनसे बिल वसूलेगा। बिल लगा दिए जाएंगे, लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। जैसे आपके पास स्मार्टफोन्स हैं, आप जिस भी कंपनी को सब्सक्राइब कर रहे हैं उस कंपनी का आपको स्मार्ट कार्ड मिल जाएगा, उस स्मार्ट कार्ड में नंबर लिखा होगा, उसके हिसाब से उसे रिचार्ज करिए, स्मार्ट कार्ड रिचार्ज हो जाएगा, आपकी बिजली चल पड़ेगी। जब रिचार्ज खत्म हो जाएगा, स्मार्ट कार्ड खत्म हो जाएगा, मीटर बंद हो जाएगा, बिजली बंद हो जाएगी। थोड़े दिन पहले ही, जैसे फ़ोन बंद हो जाता है, थोड़े दिन पहले ही मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करा लो। तो वो ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी लगे हुए सारी तारें, खंबे, बिजली की सप्लाई सब पैसे ही लगी है, पैसे देश के गाढ़े धन से लगी है। तो ऐसे में कोई भी प्राइवेट प्लेयर आएगा और उस सप्लाई लाइन को यूज़ करेगा, और मल्टीपल प्लेयर आकर के उस सप्लाई लाइन को यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे में वो लोगों को सर्विसेज देंगे। आप कह रहे हैं इससे कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सही मायने में 80% कीमत तो दे दी जाती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 80% कीमत तो अदा कर देती है बिजली पैदा करने वाले को ही, तो 80% तो उसने उधर ही दे दिया, बाकी बचा उसके पास 20%। 20% ही उसके पास बचा है जिसमें वो खेल खेलेंगे। इसमें वो कंज्यूमर को कितना का बेनिफिट ट्रांसफर कर देंगे? 100 रुपया जो कुल है, जो खेल खेलना है उसने, 100 रुपये में से 80 रुपये तो पहले ही दे दिया जाता है बिजली खरीदने में ही। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां बिजली पैदा करने वाले से बिजली भी खरीदेंगी, और बाकी का जो 20 रुपया है उसमें वो कितना का मार्जिन कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगी अपना, कि वो कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचाएंगी कंपटीशन के चक्कर में। कोई मार्जिन है ही नहीं उनके पास उतना। लेकिन इससे नुकसान ये है कि आप क्या करने जा रहे हैं कि जो प्रॉफिट्स हैं उसे प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, और जो लॉसेज हैं उसे नेशनलाइज करने जा रहे हैं। ये सांसद मनीष तिवारी की स्टेटमेंट थी। इसका मतलब क्या है? जालंधर में जो इलाके उतने प्रगतिशील नहीं हैं, जहाँ पर कोई प्राइवेट प्लेयर जाएगा नहीं, कि यहाँ पर ना तो उतना बिजली जलाते हैं लोग, ना ही बिल की प्रॉपर रिकवरी होगी, या ग्रामीण इलाके हैं कई, तो वहाँ पर तो वो नहीं जाएंगे। वहाँ पे बिजली की तारें अभी बिछानी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना है, वहाँ पर टैरिफ भी उतने नहीं हो सकते हैं, उतनी बिल नहीं भी भरते हैं लोग, तो वहाँ पर लागत मूल्य ही बहुत आ जाती है। बिजली ठीक करने जाना, गाड़ी लेकर के बिजली खंबे लगाना, उतनी अभी कमाई नहीं है, लेकिन बिजली पहुँचानी पड़ेगी आपको क्योंकि जिम्मेदारी है। तो वो कह रहे हैं ये घाटे सारे सरकारी कंपनी उठाए, लेकिन जो मलाईदार इलाके हैं शहर के, सबसे चुलबुले इलाके एकदम, जहाँ कमाई बड़ी ज़बरदस्त, बड़ा सब कुछ, तो पहले के लगे इंफ्रास्ट्रक्चर में से बिजली सप्लाई करके प्राइवेट कंपनी मलाई खाएगी। तो प्रॉफिट्स जितने भी हैं देश भर में वो प्राइवेटाइज हो जाएंगे, प्राइवेट कंपनियां ले जाएंगी, और लॉसेस जितने जिम्मेदारी के काम वो नेशनलाइज हो जाएंगे, वो सरकारी कंपनी देखती रहेगी। तो वो कह रहे हैं दिस इज नॉट करेक्ट। ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की तरह होगा कि सरकारी कंपनी और सारे प्राइवेट प्लेयर एक साइड लगा दिए जाएंगे किसी एक विशेष कंपनी के द्वारा, जैसे टेलीकॉम सेक्टर में हुआ, मोबाइल टेलीफोनी में, वैसा ही बिजली के सेक्टर में होगा। और ऐसे में किसानों का कहना था कि इससे प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन की सारी बिजली प्राइवेट हो जाएगी, इससे जितनी भी हमें सब्सिडीज़ मिलती हैं खेती बाड़ी से जुड़े, जो मोटरें चलाते हैं उससे जुड़े हुए बिल पर, और जितने भी गरीब परिवार हैं गाँव के उनको जो सब्सिडीज़ मिलती है, शहरों में जो शेड्यूल कास्ट से जुड़े या शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए परिवार हैं उनको कई तरह की सब्सिडीज़ मिलती हैं। तो वो कह रहे हैं तमाम सब्सिडीज़ ख़त्म हो जाएंगी, और एक एवरेज किसानी परिवार कहता है कि हमें बिजली का बिल का ही अगर सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी जाए, बिजली के बिल जो माफ़ हैं अगर वो ख़त्म कर दिए जाए, तो हमें बिजली पर ही 2 लाख रुपए सालाना खर्चा आ जाएगा। ऑलरेडी हम सुसाइड के कगार पर हैं, ऑलरेडी हम कर्जों में डूबे हुए हैं, ऑलरेडी हम पर इतना डेट है, हम ये अतिरिक्त बोझ कहाँ से ढोएंगे? तो सरकार कहती है इसमें सब्सिडी ख़त्म करने कोई प्रोविज़न नहीं है। सब्सिडी जैसे बनी है, अगर सरकारें चाहे राज्य की तो बनाए रख सकती हैं, और भी कई चीज़ें हैं, तो लेकिन किसानों का कहना नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन का कानून है, हम इसका विरोध करते हैं। स्मार्ट मीटर्स नहीं लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को हम कानून का जामा नहीं पहनने देंगे, सरकार इस बिल को वापस ले, किसानों को और मारने का काम नहीं होना चाहिए। ऐसा किसानों की आपत्ति है।
ऑपोजिशन भी उनके साथ खड़ी है, ऐसा कहते हैं। सरकार अपना पक्ष समझा रही है। ये समझ में आ गया। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक ही एरिया में कंपीट करके एक दूसरे के साथ बिजली सप्लाई कर सकती हैं, ऑलरेडी लगे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज कर सकती हैं। लेकिन जहां वो नहीं सप्लाई करना चाहती वहां वो नहीं जाए, पर उस इलाके में भी बिजली तो देनी पड़ेगी। फिर बिजली कौन देगा? सरकार की एजेंसियां देंगी, जैसे कि पंजाब में PSPCL है, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो देगी। तो वो कह रहे हैं कि जो घाटे वाले इलाके हैं वो सरकार बोझा उठाएगी, मुनाफेदार मलाइयाँ जो है वो प्राइवेट प्लेयर खा जाएगा, ऐसा आरोप है। ओके, किसान मांग कर रहा है डेट वेव किया जाए। डेट से जुड़े हुए आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो आंकड़ा कौन सा आता है मेरे सामने, मैं आपको आंकड़ा बता देना चाहता हूं। देखिए, पहले मैं आज तक पर आया एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, सेम आंकड़ा दूसरी वेबसाइट पर भी दिखाऊंगा। 17 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज है ये देश के किसानों पर है। टोटल 17 लाख करोड़, अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग। तमिलनाडु पे सबसे ज्यादा है 1.89 लाख करोड़, लगभग 1.90 लाख करोड़। ओके, अच्छा, ये क्या किसने कहा है? देखिए, वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड़, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो MOS हैं, कौन है? डॉक्टर भागवत कराड़। उन्होंने क्या कहा है? संसद को बताया कि किसानों की कर्ज माफी को लेकर फिलहाल सरकार की कोई भी योजना नहीं है। और ये डाटा किसने दिया? नाबार्ड ने। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड ने। नाबार्ड के आंकड़ों के मुताबिक देश के किसानों पर इस समय 16.8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। चलिए मैं आपको scroll.in का भी पेज दिखा देता हूं। फार्मर्स इन इंडिया हैव अ डेट ऑफ रुपीज 17 लाख करोड़। Farmers in India have a debt of rupees 16.8 lakh crore according to the July 2021 reply in the Lok Sabha by Minister of State for Finance Bhagwat Karad. This was based on data from the National Bank for Agriculture and Rural Development, that is NABARD. In March, the minister informed the Lok Sabha that the union government had not introduced any loan waiver scheme for farmers. इतनी बात समझ में आ गई? एक ये आंकड़ा हमारे देश में खड़ा है। इसके अलावा एक आंकड़ा और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है, अगर मैं यहां ले पाया हूं। उस आंकड़े के तहत कहा जाता है कि जो टोटल रूरल हाउस हैं, द रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया, उनकी लगभग 60% सालाना आमदनी कर्जे में खत्म हो जाती है, कर्जा उसे खत्म कर जाता है। ओके, दिस इज द लेवल ऑफ डेट ऑन द फार्मिंग कम्युनिटी। बट 12 लाख करोड़ रुपया अगर आप अपनाते हैं, कौन सी चीज? दैट इज 10,000 रुपये पेंशन मंथली। 6 लाख करोड़ का आंकड़ा जो कि 5 से 8 लाख करोड़ में वेरी करता है, हमने 6 लाख करोड़ रुपया लगभग लगाया है। अगर आप 700 रुपया दिहाड़ी देते हैं मनरेगा में और 200 दिन का काम देते हैं, 12 6 18 लाख करोड़ रुपया लगभग 2021 का आंकड़ा बता रहा है। अब तो 2024 आ गया है, तब से अब तक तो बढ़ गया है। उस हिसाब से 17 लाख करोड़ रुपया डेट का खड़ा है। तो 18 और 18 लाख करोड़ दोनों, लगभग 36 लाख करोड़ रुपए का सारी मांग मोटा मोटा बन रही है। और बाकी जो MSP पर बढ़ना है वो अभी हमने काउंट नहीं किया, वो अलग है, वो लंबा काम है, वो डिफरेंट मैटर है, इट इज डिफरेंट थिंग। ओके, तो कुल मिलाकर के ये किसानों की मांगे हैं। ये फॉर्मूला मांग रहे हैं किसान C2 + 50%, ये फॉर्मूला A2 + FL दिया जा रहा है। किसानों पर कितना कर्जा आपने देख लिया, किसानों की कुल सालाना आमदनी का कितना हिस्सा कर्जे में जा रहा है आप पता कर पा रहे हैं, मैंने अभी बताया आंकड़ा। सुसाइड्स हो रहे हैं आप जानते हैं, फार्मिंग डिस्ट्रेस में है, क्रॉप डाइवर्सिटी हो नहीं पा रहा है, वाटर टेबल ऑलरेडी डाउन जाते जा रहा है, क्लाइमेट चेंज की मार बहुत तेजी से पड़ती जा रही है किसानों के ऊपर, डे बाय डे ये मार पड़ रही, फ्लड्स और ड्रॉट के इवेंट्स बढ़ गए हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ गई, पहले से ज्यादा गहरे हैं, ड्रॉट है तो ज्यादा घातक है, फ्लड है तो ज्यादा घातक है। ऐसे में लगातार बीजों को लेकर के, बीज पर पेटेंट के अधिकारों को लेकर के किसान लड़ाइयां हारते जा रहे हैं अदालतों में। ये सारी चीजों को देखा जाए तो ये किसानों ने अपनी मांगे रखी है, और मांगे तभी लागू होंगी जब प्रैक्टिकली कोई फॉर्मूला रीच होगा, जब ट्रेजरी में जो पैसा है वो अलाउ करेगा और कंट्री की मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी को इंपैक्ट ना करे इस मैनर में कि नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाए।
कोई नेगेटिव रेमिफिकेशंस हो जाए, एम्प्लॉयमेंट को हार्म ना कर दें, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को हार्म ना कर दें, कैपिटल फॉर्मेशन पूंजी के निर्माण को हार्म ना कर दें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहीं हार्म ना हो जाए, एमएसएमईज और अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो हैं इससे इम्पैक्ट ना हो जाए, एक्सपोर्ट्स पर असर ना पड़ जाए। सारी चीज़ों को देखना ये बहुत गहरी चर्चा का विषय है। थोड़ी थोड़ी हमने डिटेलिंग की मांगों के पीछे के तर्क, थोड़ी थोड़ी हमने बताया कि सरकार को समय ज़्यादा क्यों लग रहा है, डेडलॉक क्यों बना है, ये आंकड़े खड़े हैं सामने, स्कॉलर्स ये आंकड़े लेकर के खड़े हैं। बाकी डिटेल्ड एनालिसिस तो हम एक सेपरेट लेक्चर में करेंगे, आज हमने केवल आपको मांगे बताई हैं। ओके, हम देश के साथ खड़े हैं, ये बात याद रखें। देश में ही हमारा सम्मान और मान योग किसान आता है और देश ही को चलाने का काम सरकार भी कर रही है। हम जब देश के साथ खड़े होते हैं हम पक्षपाती नहीं होते, और ये भी एक धड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप किसी के भी पक्ष में हो, आप निष्पक्ष भी तो हो सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे में आप निष्पक्ष आंकड़ों के आधार पर बात करें, हो सकता है हमसे कई मिस्टेक्स हुई हों, हम उन्हें और रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, आंकड़ों को और सुधारने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।